हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन टुडेज सेशन। और आज के इस सेशन में हम पार्लियामेंट चैप्टर को फिनिश करेंगे। काफ़ी डिटेल में हमने पार्लियामेंट चैप्टर को किया बिकॉज इम्पॉर्टेंट भी था। हर साल 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं पार्लियामेंट से। आज का ये लेक्चर पार्लियामेंट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कानून को बनाने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज आइडेंटिकल इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या प्रोसेस रहती है कानून को बनाने का, वो दोनों हाउसेज में सिमिलर है। इसके बारे में हम देखते हैं आगे। अ बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एंड इट बिकम्स एन एक्ट और लॉ व्हेन ड्यूली इनेक्टेड। ठीक है, किसी भी कानून को बनाना हो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में तो एक बिल लाना पड़ता है। बिल क्या होता है? प्रस्ताव। इज़ अ प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन। ठीक है, जो भी कानून आने वाला है उसको प्रपोज करता है बिल, बताता है कि ये चीज़ें आने वाली हैं कानून के तौर पर। ठीक है, अगर उस बिल को पास कर लिया जाता है, ड्यूली इनेक्ट कर लिया जाता है, देन वो जो बिल होता है वो एक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, और वो लागू होता है पूरी कंट्री पे या फिर किसी भी स्टेट पे जहाँ पर वो बना हुआ है। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट आर ऑफ 2 काइंड्स। ठीक है, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल रिस्पेक्टिवली। ओके, बिल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होती है पब्लिक बिल और एक होती है प्राइवेट बिल। ठीक है, प्राइवेट बिल क्या होती है? कोई भी प्राइवेट मेंबर, पार्लियामेंट का कोई भी प्राइवेट मेंबर अगर किसी भी हाउस का हो, वो कोई बिल लेके आता है। ठीक है, उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो एक मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, जो मिनिस्टर होगा वो तो पब्लिक बिल हो जाएगा फिर। तो मिनिस्टर अगर नहीं लेके आता है, कोई भी प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है तो उसको हम प्राइवेट बिल बोलेंगे। या फिर कोई मिनिस्टर अगर बिल लेके आ रहा है तो उसको हम पब्लिक बिल बोलते हैं या फिर गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। ठीक है, कोई मिनिस्टर लेके आए तो वो गवर्नमेंट बिल होगा या फिर पब्लिक बिल, या फिर कोई अदर मेंबर लेके आए जो मिनिस्टर नहीं है उसको हम प्राइवेट बिल बोलेंगे। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट आर कैन बी क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, 4 तरह के बिल आते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? विच आर कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी तरह का प्रस्ताव लेके आए कोई भी बिल, ठीक है, और उसमें अगर फाइनेंशियल मैटर पे बात नहीं करी गई है, किसी जनरल मैटर पे बात करी गई है, वो ऑर्डिनरी बिल होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर पे बात नहीं करे देन वो ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल, ठीक है, विच आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एटीसी, है ना। किसी भी फाइनेंशियल मैटर पे कोई भी बिल अगर बात कर रहा है एक्सपेंडिचर पे, फाइनेंशियल मैटर पे, जैसे टैक्सेशन, ठीक है, उसको हम मनी बिल बोलेंगे। ठीक है, और भी कंडीशंस होते हैं कौन कौन सी चीज़ें मनी बिल को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं, आगे हम बात करेंगे। फाइनेंशियल बिल्स होती हैं विच आर ऑल्सो कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल्स। ठीक है, फाइनेंशियल बिल को भी समझेंगे। फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होती, बट फाइनेंशियल बिल भी फाइनेंशियल मैटर से ही डील करती है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच आर कंसर्न विथ अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी प्रोविजन को अगर चेंज करना हो, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ता है। 4 तरह की बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम बात कर लेंगे, कैसे ऑर्डिनरी बिल आता है, कैसे पास होता है, पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेज इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड्स अ प्लेस इन द स्टैट्यूट बुक। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करेंगे हम। ऑर्डिनरी बिल को पास होना हो, ठीक है, तो 5 स्टेजेस हैं पार्लियामेंट के अंदर, है ना। 5 स्टेज से पास होती है ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, देन वो एक्ट बनती है, स्टैट्यूट बुक जो होता है जिसमें कानून हमारे लिखे होते हैं उसमें वो आता है। ठीक है, कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं? सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट स्टेज यानी कि उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। एड ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाई अ मिनिस्टर और बाई एनी मेंबर। द मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज़ टू आस्क द लीव ऑफ द हाउस। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आ सकता है, वो राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है, पार्लियामेंट में आना चाहिए। किसी भी, कोई भी मेंबर हो या फिर कि कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई अदर मेंबर हो, जैसे हमने 2 तरह के बिल्स की बात करी, एक मिनिस्टर लेके आता है, एक प्राइवेट मेंबर लेके आता है, तो कोई भी लेके आ सकता है ऑर्डिनरी बिल को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर बिल लेके आना हो तो उसको हाउस जो होगी, जिस भी हाउस में वो बिल आ रहा है, उसके लिए परमिशन मांगनी होती है हाउस से। ठीक है, हाउस परमिशन देता है देन ही आप वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। व्हेन द हाउस ग्रांट्स द लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, द मूवर ऑफ द बिल इंट्रोड्यूसर इट बाय रीडिंग द टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव। नो डिस्कशन ऑन दिस बिल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। ठीक है, कोई भी मेंबर अगर बिल लेके आया देन वो बिल का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा और जो भी टाइटल होगा उसको पढ़ेगा,
कोई भी डिस्कशन नहीं होगा उस पर, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया। लेटर द बिल इज़ पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, हर बिल को गैजेट ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट है ना, उसमें पब्लिश कर दिया जाता है, कोई भी बिल आता है तो। इफ़ अ बिल इज़ पब्लिश्ड इन अ गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। कोई भी अगर बिल आने वाला है उसको पहले से ही जो डॉक्यूमेंट है गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें अगर इंट्रोड्यूस कर दिया गया देन परमिशन नहीं लेनी होगी हाउस से। बट अगर नहीं किया गया है, आप एकदम फ्रेश बिल लेके आ रहे हो, देन आपको परमिशन लेनी होती है हाउस की, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द हाउस। तो ये जितनी सारी प्रोसीजर हैं, है ना, बिल आया, उसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव पढ़ा गया, उसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया, ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट रीडिंग में होती हैं। बस इतना ही काम फर्स्ट रीडिंग में होता है। फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड स्टेज, जिसको हम सेकंड रीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है बिल की, यहाँ पर पूरी तरह से जांच किया जाता है, पूरी तरह से देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। 3 तरह के काम होते हैं सेकंड स्टेज में, ठीक है। 3 तरह कौन कौन से काम? एक तो जनरल डिस्कशन, दूसरा होगा कमेटी स्टेज, तीसरा होगा कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। हाउस जो होगी वो जनरली डिस्कस करेगी, ठीक है, उसके प्रोविजंस को, उसके टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, जो भी होगा वो डिटेल से ओवरव्यू लेके, ठीक है, जनरल डिस्कस करेगी हाउस, ठीक है। द प्रिंटेड कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मेंबर्स। द प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन आर डिस्कस जनरली बट द डिटेल्स ऑफ द बिल्स आर नॉट डिस्कस्ड, ठीक है। जो भी कॉपीज़ होते हैं बिल्स के वो सारे मेंबर्स को बांट दिए जाते हैं, ठीक है। फिर सारे मेंबर्स मिलके जो भी प्रिंसिपल होगा, ठीक है, बिल का, उसको डिस्कस करेंगे और जनरली सारे प्रोविजंस को एक बार देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। पूरी तरह से डिटेल्ड डिस्कशन नहीं होगा, ये पहला काम है, ठीक है, जिसको हम स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन का बोलते हैं। ये तीनों काम सेकंड रीडिंग में किए जाते हैं, सेकंड स्टेज में किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला काम क्या है दूसरा। उससे पहले एट दिस स्टेज द हाउस कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शंस, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज थी, जो पहला काम था, जनरल डिस्कशन था, उसमें क्या कर रही है हाउस? इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और सम अदर फिक्स डेट, ठीक है। ओवरव्यू ले लेगी हाउस, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि हाउस उसी समय उसको कंसिडर करके वोट कराने लगे, या फिर कोई डेट फिक्स कर दे कि इस दिन हम इस पर वोटिंग करेंगे। ये तो पहला काम कर सकती है हाउस। बट इट में रिफ़र द बिल टू अ सेलेक्ट कमिटी ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर हाउस को लग रहा है कि इसको और भी डिटेल से जानने की ज़रूरत है इस बिल को, तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देगी, ठीक है। हाउस सेलेक्ट कमेटी क्या होती है? अ सेलेक्ट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस वेदर द बिल हैज़ ओरिजिनेटेड एंड अ जॉइंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सेलेक्ट कमेटी में मेंबर्स होते हैं उस हाउस के जहाँ पर वो बिल्स आया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मेंबर्स स्पेशली उसको डिस्कस करेंगे बिल्स को खुद में, देन वो हाउस को बताएंगे। तो हाउस तो पहला काम कर सकती है कि सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दी कि आप लोग थोड़ा सा देख लो इसको अच्छे से, अगर उसको हाउस को लगे तो। ओके, थर्ड क्या कर सकती है हाउस कि इट में रिफर द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेस, ठीक है, दोनों हाउसेस के, है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटीज़ भी होती हैं, वहाँ भी भेज सकती है, ठीक है। उसमें दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे, दोनों डिस्कस कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो ये तीसरा काम हो गया। और चौथा काम क्या कर सकती है हाउस? इट में सर्कुलेट द बिल टू अ एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, वो सर्कुलेट कर देगी पूरे लोगों के पास, ठीक है, उस बिल को, और लोगों का जो ओपिनियन होगा उसको जानना चाहेगी पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये 4 काम कर सकती है जनरल डिस्कशन के बाद, ठीक है। बट ये 4 काम करे या ना करे, ठीक है, अगला स्टेज जो आने वाला है हमारा, उसका दूसरा जो काम सेकेंड रीडिंग में ही, वो होता है हमारा कमेटी स्टेज, ठीक है। इसके पास तो भेजती ही है कमेटी स्टेज के पास। The usual practice is to refer the bill to a select committee of the House. This committee examines the bill thoroughly and in detail, clause by clause, ठीक है। हमने यहाँ पे बात करी कि सेलेक्ट कमेटी के पास भेजती है, तो ये जनरली हाउस करती ही है, ठीक है। हाउस क्या करेगी कि सेलेक्ट कमेटी के पास जो है बिल को भेज देगी। कमेटी जो होगी वो उसको थॉरली और डिटेल में जांच करेगी, क्लॉज बाय क्लॉज उसको पढ़ेगी, ठीक है, कमेटी। ओके, इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन, है ना, कमेटी के पास ये पावर होती है कि जो भी प्रोविजंस उसको अमेंड करने हैं उस बिल में, वो अमेंड भी कर सकती है, बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बिल। लेकिन जो मेन जो क्रक्स होगा, जो प्रिंसिपल होगा बिल का, उसको अल्टर नहीं करेगी, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीटिंग स्क्रूटनी द डिस्कशन एंड द कमिटी रिपोर्ट्स द बिल बैक टू द हाउस, ठीक है। सेलेक्ट कमेटी ने जांच कर लिया, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ लिया, ठीक है, अपना रिपोर्ट दे देगी हाउस को और बिल को फिर हाउस के पास भेज देगी, ठीक है। अब क्या किया हाउस ने कि उसको ओवरऑल डिस्कशन कर लिया, जनरल डिस्कशन कर लिया, देन उसको कमेटी के पास भेज दिया हाउस ने। कमेटी ने उसको डिटेल में स्क्रूटनाइज किया, ठीक है, उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा, और फिर कमेटी ने अपना रिपोर्ट जारी करके उस बिल को दोबारा हाउस के पास भेज दिया, ठीक है। 2 काम हो गए सेकेंड स्टेज में। तीसरा काम
तीसरा काम है कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। अब हाउस ने सारे डिटेल में स्क्रूटनाइज कर लिए, अब उसको कंसिडर करेगी यानी कि वोटिंग कराएगी। द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सेलेक्ट कमिटी कंसिडर्स द प्रोविजन द बिल्स क्लॉज बाय क्लॉज, ईच हाउस इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, द मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव द अमेंडमेंट, इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल, ठीक है। दोनों काम हो गए। तीसरा काम है कि कंसीडर करेगी हाउस अब उस बिल को, ठीक है। हाउस जो है रिसीव कर ली है, सेलेक्ट कमेटी के पास बिल आ गया है वापस। अब क्लॉज बाय क्लॉज जो है हाउस उस पर वोटिंग कराएगी, ठीक है। सेपरेटली भी वोटिंग हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है, तो सेपरेटली वोटिंग कराती है हाउस, ठीक है। अगर कोई मेंबर ऐसा चाहता है कि नहीं इसमें बिल में कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो वो अमेंडमेंट भी ला सकता है। अमेंडमेंट उसका अगर पास हो गया तो वो बिल का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में 3 काम हुए। एक तो ओवरऑल डिस्कशन हो गया, ठीक है। दूसरा कमेटी के पास भेज दिया हाउस ने, कमेटी ने उसको डिटेल में स्क्रूटनाइज किया। देन तीसरा काम हुआ कि उसको कंसीडर कर लिया हाउस ने, ठीक है। वोटिंग करा ली, ठीक है। वोटिंग में वो पास हो गया तो ठीक है, नहीं पास हुआ तो भी ठीक है, ठीक है। तो जो मेन काम थे वो सेकेंड रीडिंग में कर लिए गए, सेकेंड स्टेज में कर लिए गए। नाउ थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं। थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं थर्ड रीडिंग, ठीक है। इसमें रीडिंग नहीं होती है, ये नाम ही है सिर्फ थर्ड रीडिंग। एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस ऑफ द बिल एज अ होल एंड नो अमेंडमेंट अलाउड, as the general principle underlying the bill has already been scrutinized during the second stage reading. If the majority of the members present and voting accept the bill is regarded as passed by the house, ठीक है। थर्ड रीडिंग में जो थर्ड स्टेज थी उसमें बस बात यही करनी है कि भाई आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फाइनली वोटिंग भी हो गई है। अब हाउस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को या फिर रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। इस पर बात होगी। अगर एक्सेप्ट करती है हाउस, ठीक है, और हाउस उसको अगर जितने भी मेंबर्स वहाँ पे आए हुए हैं, प्रेजेंट है और वोटिंग है, वो अगर मेजोरिटी से उसको पास कर देते हैं, ठीक है, देन वो बिल जो होगा वो पास हो जाएगा हाउस के द्वारा, ठीक है। उस हाउस ने उस बिल को अब पास कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तब भी ठीक है, अगर मेजोरिटी से जितने भी मेंबर्स आए हुए थे उन्होंने पास कर दिया इस बिल को, देन वो बिल पास हो गया माना जाएगा उस हाउस से। देयर आफ्टर द बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड हाउस फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, ठीक है। जब पास हो गया उस हाउस से, देन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, लोकसभा में स्पीकर हो गए और राज्यसभा में चेयरमैन हो गए, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उसको देखेंगे बिल को एंड वो ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे हाउस को, ठीक है। अगर लोकसभा में वो पास हो गया देन वो राज्यसभा को भेज दिया जाएगा, या फिर राज्यसभा में अगर पास हुआ है तो वो लोकसभा में चला आएगा, दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेज में बस उसको एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया, यानी कि पास हुआ या फेल हुआ। ये 2 काम होते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेज क्या है? बिल इन द सेकेंड हाउस। अब जो सेकेंड हाउस में भेजा रहा है बिल को, उसको हम फोर्थ स्टेज में करते हैं। इन द सेकेंड हाउस द बिल पासिस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव बिफोर दिस हाउस। तो सेकेंड हाउस में भी तीनों काम होंगे। अब जो भी हमने फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग पढ़ी, वो तीनों काम होंगे, बिकॉज हमने शुरू में ही पढ़ा था कि प्रोसेस जो है दोनों हाउसेज में सेम है, ठीक है। तो जो प्रोसेस अगर फर्स्ट हाउस में हुई है जिसमें बिल पास हुआ है, वो सेम प्रोसेस सेकंड हाउस में भी होगी अगर वो भेजा गया है तो, ठीक है। तो भेजा गया और फिर दूसरा हाउस भी होगी, उसको तीनों स्टेज से पास करेगी, ठीक है। अगर तीनों स्टेजेस कर लिए गए सेकंड हाउस में भी, तब हाउस के पास 4 कंडीशंस हैं, है ना। 4 काम कर सकती है हाउस। इट में पास द बिल सेंड बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। सेकंड जो हाउस होगी वो भी पास कर देगी उस बिल को, ठीक है, बिना अमेंडमेंट के। पहला काम तो ये कर सकती है, कोई भी चेंज नहीं करेगी सेकंड हाउस और उसको पास कर देगी, ठीक है। पहला काम तो ये कर सकती है सेकंड हाउस। दूसरा काम क्या कर सकती है? इट में पास द बिल विथ अमेंडमेंट, ठीक है, कुछ बदलाव करके उसको पास करेगी, ठीक है, और फिर वो फर्स्ट हाउस को भेज देगी, अब देख लो हमने बदलाव किया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा काम ये कर सकती है। तीसरा काम इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, ठीक है, दूसरा हाउस उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, पास ही ना करे, तो ये भी कर सकती है दूसरी हाउस। ऑर्डिनरी बिल के केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग प्रोसेस भी होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड थस कीप द बिल पेंडिंग, ठीक है, ऐसा कोई भी एक्शन ही ना ले, है ना पास करे ना फेल करे। सेकंड हाउस के पास ये भी पावर होती है कि वो कोई भी एक्शन ना ले, ठीक है। तो ये 4 काम कर सकती है। अगर पास कर दिया तो बिल पास हो गया, दोनों हाउसेज से एक्ट बन गया। पास कर दिया अमेंडमेंट के साथ, नहीं तो नहीं किया, ठीक है। तो ये 4 काम कर सकती है। फोर्थ स्टेज में ये होता है, ठीक है। If the second house passes the bill without any amendment or the first house accepts the amendment suggested by the second house, the bill is deemed to have been passed by both the houses and the same is sent to the president for his assent, ठीक है। सेकेंड हाउस में जब बिल आया था तो उसने सेकेंड हाउस ने पास कर दिया बिना अमेंडमेंट के, या फिर अगर अमेंडमेंट के साथ पास किया है, ठीक है ना, और फर्स्ट हाउस उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, पास कर दिया बिना अमेंडमेंट के सेकेंड हाउस ने,
या फिर अमेंडमेंट के साथ पास किया और फर्स्ट हाउस ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसा माना जाएगा कि दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया है। ठीक है, बिल पास हो गया और उसको भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, उनकी हाजिरी के लिए। ऑन द अदर हैंड, if the first house reject the amendment of suggested by the second house, or the second house reject the bill altogether, or the second house does not take any action for 6 months, a deadlock is seemed to have been taken place। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि फर्स्ट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, सेकंड हाउस ने पास किया था उसको अमेंडमेंट के साथ, लेकिन फर्स्ट हाउस ने उसको मना कर दिया कि हम नहीं मानते आपके अमेंडमेंट को। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो जाए कि बिल जो है सेकंड हाउस पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, ठीक है, पास ही ना करे सेकंड हाउस, या फिर सेकंड हाउस ने बिल्स को बिना पास किए, ना उसको पास कर रहा है ना उसको रोक रहा है, 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया सेकंड हाउस ने। ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस में एक डेडलॉक लग जाता है, दोनों हाउसेस के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है ना, सेकंड हाउस ने अगर अमेंडमेंट के साथ पास किया है तो उसको बात नहीं मानना फर्स्ट हाउस द्वारा, दूसरी चीज़ सेकंड हाउस पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, तीसरी चीज़ सेकंड हाउस कोई एक्शन ना ले 6 महीने तक। तो इस कंडीशन में डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेस के बीच में, डेडलॉक। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए, इस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज दोनों हाउस की हाजिरी जरूरी है, दोनों हाउस पास करेंगे देन ही वो पास होगा बिल और वो एक्ट बनेगा। लेकिन दोनों हाउसेस के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट आ गया तो एक डेडलॉक हो जाएगा। टू रिजॉल्व सच डेडलॉक, द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब भी डिसएग्रीमेंट होती है, डेडलॉक आता है, तो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं दोनों हाउसेस की। ठीक है, दोनों हाउसेस एक साथ बैठेंगी। कौन बुलाएगा जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। दोनों हाउसेस एक साथ बैठेंगी और फिर डिस्कशन होगा। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं जॉइंट सिटिंग में, उन्होंने इस समय अगर पास कर दिया बिल्स को, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, बिकॉज दोनों हाउसेस के मेंबर आए हुए हैं जॉइंट सिटिंग में। ठीक है, तो वो बिल जो है डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा, बिल जो है पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 5th स्टेज में। ठीक है, 4 स्टेज हमने देख लिए। 5th स्टेज में असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, 4th स्टेज तक तो पास हो गया। ठीक है, 5th स्टेज में हमने असेंट के लिए भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। एवरी बिल after being passed by the house, both the houses of parliament, either singly or at the joint sitting, is presented to the president for his assent. There are 3 alternatives before the president. ठीक है, पास करके जॉइंट सिटिंग में पास हो गया या फिर इंडिविजुअली दोनों हाउसेज ने पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया बिल को। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं इसके रिगार्डिंग है? प्रेसिडेंट क्या करेंगे? ही में गिव हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, अपना वो असेंट दे देंगे, परमिशन दे देंगे उस बिल को, और बिल जो है एक्ट बन जाएगा। जब भी असेंट मिल गया, बिल जो है एक्ट बन जाएगा। ठीक है, 5th स्टेज में ये होता है। पहला काम प्रेसिडेंट के पास कि वो असेंट दे देंगे। ही में विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, वो मना कर देंगे, है ना, कुछ बोलेंगे ही नहीं। ओके, वो रोक लेंगे अपने पास बिल को। ठीक है, विथ होल्ड कर देंगे अपने असेंट को। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि विथ होल्ड कर लें। तीसरा काम, ही में रिटर्न द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर देंगे। ऐसा उनको लगे कि कुछ तो गड़बड़ है इस बिल में, तो वो रिकन्सिडर करने के लिए, दोबारा एक बार सोच विचार करने के लिए हाउस के पास भेज देंगे। 3 काम कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, या फिर विथ होल्ड कर लें, कुछ बोले ही ना, या फिर रिटर्न कर दें कि आप एक बार रिकन्सिडर कर लो। ठीक है, इफ़ द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल, बिल बिकम्स एन एक्ट। ठीक है, बिल को जब असेंट मिल गया तो वो एक्ट बन जाएगा और वो स्टैट्यूट बुक उसमें आ जाएगा। ठीक है, कानून बन गया। इफ़ द प्रेसिडेंट विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल, इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम्स एन एक्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ने अगर मना कर दिया, विथ होल्ड कर लिया असेंट को, तो फिर बिल जो है ख़त्म हो जाता है, वो एक्ट नहीं बन पाता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो बिल को रोक भी सकते हैं। If the president returns the bill for consideration, and if it is passed by both the houses again with or without amendment and presented to the president for his assent, the president must give his assent to the bill. Let's say तीसरा काम किया प्रेसिडेंट ने, भेज दिया वापस रिकन्सिडर करने के लिए, और हाउस ने फिर से उसको पास करके अमेंडमेंट के साथ या फिर बिना अमेंडमेंट के फिर से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा असेंट के लिए। देन दूसरी बार में प्रेसिडेंट उसको असेंट देंगे ही देंगे, प्रेसिडेंट बाध्य हैं असेंट देने के लिए। ठीक है, रिकन्सिडर होकर वापस जब गया प्रेसिडेंट के पास, तो फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देते ही हैं। थस द प्रेसिडेंट एंजॉय ओनली ए सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर है सस्पेंसिव वीटो का, यानी कि वो विथ होल्ड कर लेंगे असेंट को। ठीक है, कुछ बोलेंगे ही नहीं, सस्पेंस बना देंगे कि वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पावर जो है यूज़ कर सकते हैं, वीटो पावर। इस केस में दोबारा रिकन्सिडर होकर गया तो उनको असेंट देना ही है, या फिर वो खुद ही असेंट दे दें। तो ये हो गया ऑर्डिनरी बिल के केस में। हमने 5 स्टेजेस देखी। ऑर्डिनरी बिल हमने अच्छे से जान लिया कि कैसे पास होता है। ओके, नाउ अब तक हमने बात कर ली कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, उसके 5 स्टेजेस की बात करी, पूरी डिटेल से हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि मनी बिल कैसे पास होता है। ठीक है, उससे पहले
मनी बिल होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ ए मनी बिल। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110, ठीक है, ये बात करता है कि मनी बिल के बारे में, मनी बिल होता क्या है। ओके, तो इसमें कुछ कुछ प्रोविजन से हम देख लेते हैं उनको। द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है, कोई भी बिल आ रहा है जिसमें किसी भी टैक्स के बारे में, है ना, टैक्स लेती है सरकार, टैक्स को इम्पोज कर रहा है, वो टैक्स लगा रहा है, टैक्स को ख़त्म कर रहा है, या फिर टैक्स में कोई छूट दे रहा है, टैक्स को बदल रहा है, या फिर टैक्स को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी बात अगर उस बिल में किया गया है तो फिर वो जो होगा वो मनी बिल होगा, ऐसा आर्टिकल 110 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग टैक्स में कोई भी इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन होता है टैक्स का। ठीक है, ऐसा कोई भी बिल अगर बात कर रहा है तो वो मनी बिल होगा। ठीक है, सेकंड क्या प्रोविजन है कि द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार जो है कोई भी मनी बोरो कर रही है, कहीं से उधार ले रही है, या फिर किसी भी बोरोइंग को रेगुलेट कर रही है, तो ऐसी बातें भी अगर कहीं भी कहीं गई हैं किसी भी बिल में तो वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। थर्ड, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच अ फंड। ठीक है, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही अकाउंट होता है। ठीक है, इन दोनों अकाउंट से, ठीक है, पेमेंट करना हो पैसे का, या फिर पेमेंट को इसमें से विड्रॉ करना है, या फिर रिसिप्ट करना है, ठीक है ना, कोई भी काम ऐसा किया जा रहा है इन दोनों अकाउंट से, तो ऐसा प्रोविजन लाने वाला कोई भी बिल जो होगा वो मनी बिल होगा। फोर्थ, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी मनी अगर आपको निकालनी हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो ऐसा कोई भी बात अगर बिल कर रहा है तो वो मनी बिल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, द declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India or increasing the amount of any such expenditure। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, जुडिशरी को पैसा जाता है, मिनिस्टर्स को पैसा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर आपको अगर लगाना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उस अकाउंट से, उसको आपको इंक्रीज़ करना हो, ठीक है, तो ऐसा भी कोई भी बात करने वाला कोई भी बिल जो होगा वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। 6, the receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the account of the union or the state। ठीक है, कोई भी बिल जो है अगर ऐसा बात कर रहा है कि consolidated fund of India से पैसे हमको डालने हैं, ठीक है, कोई भी पैसा डालना है consolidated fund of India में या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, या फिर इस पैसे की कोई भी कस्टडी आपको किसी और को देनी है, या फिर ऑडिट करना है जो भी खर्चे हो रहे हैं, तो ऐसा कोई भी डिटेल अगर कोई भी बिल बात करता है तो उस बिल को हम मनी बिल ही कंसिडर करेंगे। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, है ना, जो भी हमने बात करी उसमें से रिलेटेड किसी भी प्रोविजन पर अगर कोई भी बिल बात कर रहा है देन उसको हम मनी बिल कंसिडर करेंगे। हाउएवर, अ बिल इज नॉट डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय द रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स द इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज। ठीक है, कोई भी बिल अगर फाइन्स लगाने की या फिर पेनल्टी लगाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे किसी भी बिल को हम मनी बिल नहीं मानेंगे। ठीक है, वो फ़ाइन है, वो किसी चीज़ में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी जनरल लॉ आए उसमें भी फाइन्स और पेनल्टीज़ की बात हो सकती है, तो ऐसा कोई भी जो प्रोविज़न किसी बिल में आए तो उसको हम मनी बिल नहीं मानेंगे। ठीक है, बस हमने जो ये 7 कंडीशंस बात करी आर्टिकल 110 कहता है, इसी पर कोई भी बिल अगर बात करता है तो वो मनी बिल होगा। ठीक है, मनी बिल क्या क्या नहीं होगा, अगर कोई भी बिल अगर फाइन्स या पेनल्टीज़ लगाता है तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा। द डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड, ठीक है ना, कोई भी फीस देनी है या लेनी है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी बिल अगर बात कर रहा है तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पस। ठीक है, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है, जैसे पंचायती राज की हो गई, या फिर कोई भी लोकल पर्पस के लिए कोई भी टैक्स लगाया जा रहा है या फिर रेमिट किया जा रहा है, उसको इम्पोज किया जा रहा है, कोई भी लोकल अथॉरिटी कर रही है या फिर उसके लिए किया जा रहा है, तो ऐसे किसी भी मैटर्स पे कोई भी बिल बात कर रहा है तो वो मनी बिल नहीं कंसिडर किया जाएगा। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ फाइनल। ठीक है, कोई भी मैटर अगर ऐसा उठता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो लोकसभा के स्पीकर कहेंगे उन्हीं की बात मानी जाएगी। ठीक है, उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, वही बताते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा नहीं है, और किसी का भी परमिशन या बात मानने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑथराइज्ड हैं, वही सर्टिफाई करेंगे कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं।
When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the president for assent, the speaker endorses it as a money bill. ठीक है, कोई भी बिल अगर राज्यसभा में भेजा जा रहा है या फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जा रहा है, ठीक है, और उन दोनों के पास कोई भी डाउट है कि वो मनी बिल है या नहीं, तो स्पीकर एंडोर्स करते हैं, स्पीकर लिख के भेजते हैं कि हाँ ये मनी बिल है। ठीक है, ऐसा होता है, स्पीकर के पास पावर होती है, लोकसभा के स्पीकर के पास। A money bill can only be introduced in the Lok Sabha, that too on the recommendation of the President. Every such bill is considered to be a government bill and can be introduced only by a minister. ठीक है, मनी बिल को, अगर वो बिल मनी बिल है तो उसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसी भी मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना। ऑर्डिनरी बिल हो तो वो किसी भी हाउस में आ जाएगा, राज्यसभा में भी या फिर लोकसभा में भी, बट मनी बिल की जहाँ बात आए तो लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है मनी बिल। ठीक है, और वो भी प्रेसिडेंट से पूछ के, है ना। प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेंगे कि हाँ आप मनी बिल लाइए, तभी मनी बिल लाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल लाया जाता है। और मनी बिल को कोई प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही मनी बिल को लेके आएगा। ठीक है, मनी बिल हमेशा एक पब्लिक बिल ही होती है। After a money bill is passed by Lok Sabha, it is transmitted to the Rajya Sabha for its consideration. ठीक है, the Rajya Sabha has the restricted power with regard to a money bill. It cannot reject or amend a money bill. It can only make recommendations. ठीक है, अगर मनी बिल लोकसभा में आया और लोकसभा ने उसको पास कर दिया, फिर वो राज्यसभा में भेजा जाएगा मनी बिल को। ठीक है, वो भी बिल ही है, जैसे ऑर्डिनरी बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता था, वैसा ही मनी बिल को भी दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। बट यहाँ पर लोकसभा के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है मनी बिल के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में तो दोनों के पास सेम पावर है, बट मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर होती है और लोकसभा के पास पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो राज्यसभा के पास रिस्ट्रिक्टेड पावर है। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। ठीक है, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा अमेंड भी नहीं कर सकती है मनी बिल को, उसको जैसा आया है वैसा ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती और अमेंड नहीं कर सकती, बट ये दोनों काम राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल के केस में कर सकती थी, लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, अमेंड भी नहीं कर सकती, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है। कुछ रिकमेंड कर देगी कि हाँ भाई आप देख लो, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, तो वो रिकमेंड कर सकती है ऐसे दूसरे कागज़ पे लिख के भेज देगी ये चीज़ें हमने, कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट ठीक है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। It must return the bill to the Lok Sabha within 14 days with or without recommendation. The Lok Sabha can either accept or reject all or any of the recommendation of the Rajya Sabha. ठीक है, राज्यसभा जो है मनी बिल के आने के बाद उसको पास कर दे। ठीक है, उसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, उसको पास कर दे। या फिर राज्यसभा अगर पास नहीं करती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती है, ठीक है ना, कोई भी एक्शन नहीं लेती है, तो 14 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना होगा लोकसभा के पास। ठीक है, वो रिकमेंडेशन के साथ रिटर्न करे या फिर ऐसे ही रिटर्न कर दे, बट 14 दिन के अंदर रिटर्न करना होता है। तुम पास करके रिटर्न करो या फिर ऐसे ही रिटर्न करो, लेकिन 14 दिन के अंदर तुम्हें रिटर्न करना होगा लोकसभा के पास। तो राज्यसभा जो है रिटर्न करती है 14 दिन के अंदर लोकसभा के पास। ठीक है, लोकसभा के पास पावर है कि वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन माने या ना माने। ठीक है, बिकॉज लोकसभा के पास ज़्यादा पावर थी, तो लोकसभा के पास ये भी पावर है कि कोई भी रिकमेंडेशन आया भी है अगर राज्यसभा द्वारा, तो उसको माने या ना माने। ठीक है, बट 14 दिन के अंदर आ गया। इफ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, द बिल इज देन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन किया था राज्यसभा ने, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, रिकमेंड कर सकती थी, तो उसने रिकमेंड कर दिया। ठीक है, अगर लोकसभा उस रिकमेंडेशन को मान लेती है, देन माना जाएगा कि मनी बिल पास हो गया। ठीक है, बट if the Lok Sabha does not accept any recommendation, then bill is then deemed to have been passed by both the houses in the form originally passed by the Lok Sabha without any change. ठीक है, हमने बात किया था कि सुप्रीम पावर है लोकसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर लोकसभा नहीं भी मानती है रिकमेंडेशन को, तभी माना जाएगा कि मनी बिल पास हो गया ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, बिकॉज राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स यहाँ पे है नहीं। If the Rajya Sabha does not return the bill to the Lok Sabha within 14 days, the bill is deemed to have been passed by both the houses in the form originally passed by the Lok Sabha. ठीक है, हमने बात किया था कि तुम एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, जो भी करो, तुम्हें करना है या नहीं करना है, पास करो या ना करो, 14 दिन के अंदर तुम सेंड कर दो लोकसभा के पास उस बिल को। ठीक है, रिकमेंड करो या फिर ना करो। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर रिटर्न नहीं करती है लोकसभा के पास मनी बिल को, ठीक है, तब भी माना जाएगा कि मनी बिल पास हो गया ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, बिकॉज लोकसभा के पास ज़्यादा पावर थी, लोकसभा ने उसको पहले ही पास कर दिया है।
हमने बात करी कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग। ऑन दी अदर हैंड बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर्स विथ रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल, है ना। ऑर्डिनरी बिल में तो दोनों पावर्स थी, राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती थी, बट मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं, है ना। लोकसभा उसको पास कर दिया, देन वो पास हो गया। नाउ अब मनी बिल पास हो गया है, ठीक है। अब उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना है असेंट के लिए, बिकॉज वो भी बिल है तो प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा तभी वो एक्ट बनेगा। फाइनली व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही मे ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल, withhold his assent to the bill, but he cannot return the bill for consideration of the House. Normally, the President gives his assent to the bill as it is introduced in the Parliament with his prior recommendation. ठीक है, असेंट के लिए हमने भेजा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास मात्र 2 ही पावर है यहाँ पे, ठीक है। प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया तो वह एक्ट बन जाएगा मनी बिल, बट उसको विथहोल्ड कर लिया, ठीक है, सस्पेंस बना दिया, विथहोल्ड कर लिया, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा काम कर सकते हैं मनी बिल के केस में भी। बट प्रेसिडेंट जो है रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे ऑर्डिनरी बिल को उन्होंने रिटर्न कर दिया था रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है, बट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे लॉजिक है। बेसिकली हमने पहले पढ़ा कि उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से मनी बिल को लाया जाता है, ठीक है। तो जब उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से आया है, उन्हीं से पूछ कर आया है, तो फिर वो क्यों ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। वो पहले ही बोल देते, मना कर देते, है ना। बट एक बार जब मनी बिल पास हो गया और वो प्रेसिडेंट के पास गया असेंट के लिए, तो विथ होल्ड कर लें असेंट को या फिर असेंट दे दे, बट रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के प्रायर रिकमेंडेशन से मनी बिल लोकसभा में आया हुआ था। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल आता है। नाउ हमने ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में बात कर ली। नाउ फाइनेंशियल बिल, ठीक है, हमने तीसरा कैटेगरी बात किया था फाइनेंशियल बिल। Financial bill are those bills that deal with the fiscal matters, that is revenue or expenditure. However, the Constitution uses the term financial bill in a technical sense. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है मनी बिल का यूज़ नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि आपको मनी बिल लाना है, ठीक है। मनी बिल वर्ड के तौर पे यूज़ नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करी गई है कि हमें फाइनेंशियल बिल लेके आना है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, उसी के अंदर आता है मनी बिल, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं वो भी फिजिकल मैटर से ही बात करेंगे, तो वो 3 तरह के होते हैं। एक तो मनी बिल स्पेशली, है ना, जिसके बारे में आर्टिकल 110 में बात की गई थी, हमने बात अभी करी थोड़ी देर पहले मनी बिल के बारे में पूरा डिटेल जाना, ठीक है। बट फाइनेंशियल बिल 3 तरह के बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एक तो हो गया हमारा मनी बिल, दूसरा होता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, और तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल टाइप 2, ठीक है। तो मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में बात करी गई है, और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के बारे में आर्टिकल 117, टाइप 2 के बारे में भी आर्टिकल 117 बात करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करता है फाइनेंशियल बिल्स एज अ टर्म। वो 3 तरह की होती हैं, एक होती है मनी बिल जिसके बारे में हमने बात कर ली, और दूसरा होता है टाइप 1 फाइनेंशियल बिल, और तीसरा होता है टाइप 2 फाइनेंशियल बिल, ठीक है। फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में आर्टिकल 117 में बात की गई है, और मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में बात करी गई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1, ठीक है, बिकॉज मनी बिल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 is a bill that contains not only any or all of the matters mentioned in the article 110 but also other matters in general legislation, ठीक है। जो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 होता है वो भी मनी बिल की तरह ही सिमिलर होता है, ठीक है। जो भी प्रोविजंस थे मनी बिल में वो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में भी हो सकते हैं, ठीक है। बट कुछ और जनरल मैटर्स भी हो सकते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में, ठीक है। सिर्फ आर्टिकल 110 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करें तो उसको तो एक तो हमने अलग कैटेगरी दी हुई है मनी बिल के बारे में, ठीक है। बट उस प्रोविजंस के बारे में बात करें कोई बिल, और कुछ जनरल प्रोविजंस के बारे में भी बात करें, ठीक है, तो ऐसे बिल को हम फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के केस में रखते हैं, ठीक है। जिसमें मनी बिल की भी बातें हों और जनरल लेजिस्लेशन की भी बातें हों, ऐसे बिल को हम फाइनेंशियल बिल टाइप 1 बोलते हैं। इन 2 रेस्पेक्ट्स द फाइनेंशियल बिल टाइप 1 इज सिमिलर टू द मनी बिल, ठीक है। हमने बात करी कि मनी बिल की चीज़ें भी होती हैं, तो कैसे सिमिलर है, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। चूँकि फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो है मनी बिल से ही सिमिलर है, मनी बिल की भी चीज़ें हैं और जनरल लेजिस्लेशन की भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे मनी बिल को किया जाता था। बिकॉज मनी बिल के प्रोविजंस हैं तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर है, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे मनी बिल को प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता था, वैसे ही फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 सिमिलैरिटीज़ भी हैं फाइनेंशियल बिल 1 की मनी बिल से, बिकॉज मनी बिल के भी प्रोविजंस हैं और अदर प्रोविजंस भी हैं, ठीक है।
In all other respect, Financial Bill Type 1 is governed by the same legislative procedure applicable to an ordinary bill, hence it can be rejected or amended by the राज्य सभा। ठीक है, मनी बिल तो एक स्पेशल कैटेगरी अलग है जिसके बारे में सिर्फ लोकसभा में ही उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और लोकसभा के पास ही बहुत ज़्यादा पावर थी, लोकसभा ने पास कर दिया तो वो पास हो गया। बट फाइनेंशियल बिल टाइप 1 जो है मनी बिल की तरह तो है, लेकिन जो उसका इनैक्टमेंट का प्रोसेस है वो एक ऑर्डिनरी बिल का ही है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जैसे पास होती है वैसे ही फाइनेंशियल बिल टाइप 1 भी पास होता है। ठीक है, क्यों अलग रखा गया है इसको? बिकॉज इसमें जनरल लेजिस्लेशन की भी चीज़ें हैं, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स पे बात नहीं है, अलग बातें भी हैं। दैट्स वाई इसको फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में रखा गया है। बट ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास होता है बिकॉज ये मनी बिल नहीं है। ठीक है, मनी बिल की अलग कैटेगरी है। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, सेम प्रोसेस जैसे ऑर्डिनरी बिल का होता है वैसे ही फाइनेंशियल बिल टाइप 1 का भी होता है। ठीक है, और चूंकि ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, इसलिए राज्यसभा भी इसको रिजेक्ट या अमेंड कर सकती है। ठीक है, सिर्फ मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास पावर नहीं है, बट अदर बिल्स के रिगार्डिंग तो है राज्यसभा के पास पावर। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती है और अमेंड भी कर सकती है बिकॉज ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह है। ठीक है, मनी बिल की तरह नहीं है, हालांकि इसमें मनी बिल की भी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन क्या है? कुछ एक छोटी सी एक्सेप्शन है। द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूविंग एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ टैक्स। ठीक है, कोई टैक्स जो है पहले से लगी हुई है। ठीक है, और कोई भी प्रोविज़न आता है जो उस टैक्स को चेंज करना चाहता है, वो पहले की प्रायर एग्जिस्टिंग टैक्स है। ठीक है, कोई नई टैक्स नहीं लाई जा रही है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स है जो पहले से लगा हुआ है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या फिर उसको अमेंड करना है, इसके लिए कोई भी अगर बिल लेके आते हो आप, तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ नया जो आएगा, फ्रेश प्रपोजल जो आएगा मनी बिल, उसी के बारे में आपको, या फिर फाइनेंशियल बिल, उसी के बारे में आपको प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा पहले। बट उसमें कुछ एग्जिस्टिंग है और चेंज करने हैं तो देन आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा एक्सेप्शन था, आप याद रख सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के बारे में हमने बात कर ली, मनी बिल की तरह ही है, सिमिलर भी है उससे, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से आता है। बट चूँकि जनरल लेजिस्लेशन की चीज़ें हैं इसलिए ऑर्डिनरी बिल की तरह ये पास होता है और राज्यसभा के पास भी पावर है कि इसको अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की। ठीक है, टाइप 2 क्या होता है? ये टाइप 2 जो है मनी बिल की तरह नहीं होता है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बात करी होती है, लेकिन मनी बिल की तरह सिमिलर नहीं होता है जैसे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 था। द फाइनेंशियल बिल कंटेन्स प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन इन द आर्टिकल 110। इट इज़ ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है, यहाँ पे टाइप 2 होना चाहिए। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है उसमें प्रोविजंस हैं कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में, जैसे खर्चा करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऐसा कुछ बातें हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में। लेकिन जो मनी बिल की जो प्रोविजंस थे आर्टिकल 110 में दिए गए हैं वो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में नहीं होते हैं। ठीक है, टाइप 1 में होते हैं, टाइप 2 में नहीं होते हैं। ये प्योर एक ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, हालांकि इसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है प्योर ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है। ठीक है, द ओनली स्पेशल फीचर दिस बिल इज इट कैन नॉट बी पास्ड बाई ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट has recommended to that house the consideration of the bill. In other words, the recommendation of the president is not required in the introduction stage, but it is required at the consideration stage. ठीक है, चूँकि ये फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है, फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल है, इसलिए जो है कोई भी हाउस में ये लाया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल की तरह। ठीक है, किसी भी हाउस में आ सकता है, ऑर्डिनरी बिल से सिमिलर होता है, चूँकि इंपॉर्टेंट है बट ऑर्डिनरी बिल से सिमिलर है तो वो किसी भी हाउस में आ सकता है। ठीक है, बट अगर हाउस चाहती है कि उसको कंसीडर करे, उसमें वोटिंग कराए हाउस, ठीक है, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, है ना। प्रेसिडेंट ही बताएंगे कि आपको जो है इसको वोटिंग करानी है या नहीं करानी है, पास कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर लो, डिस्कस कर लो, नो मैटर। ठीक है, बट फाइनेंशियल बिल टाइप 2 अगर है, ठीक है, तो उसका एक स्पेशल फीचर होता है कि इसको जब तक पास नहीं किया सकता जब तक जो है प्रेसिडेंट उस हाउस को बोलना दें कि आप पास करो। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में, चूँकि और बाकी हर रिस्पेक्ट में ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है। कोई भी हाउस इसको पास कर सकती है, कोई भी हाउस जो है इसको रिजेक्ट या अमेंड कर सकती है। प्योर ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें फाइनेंशियल मैटर्स की भी बातें हैं और वोटिंग करानी है तो उस हाउस को प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन लेना होगा, देन ही वो उसको कंसीडर करेगी, यानी कि वोटिंग कराएगी। नाउ जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस, इफ़ द बिल इज़ रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस
if the House have finally disagreed as to the amendment made to the bill, if more than 6 months have elapsed from the date of receipt of a bill by the other house without being passed by it। ठीक है, जॉइंट सीटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। जॉइंट सीटिंग कैसे कैसे होती है। फर्स्ट चीज़ कि बिल जो है कोई भी हाउस जो है बिल को रिजेक्ट कर दे, पास ना करे। एक ने पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तो डेडलॉक आ गया, तो जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। या फिर कोई डिसएग्रीमेंट आ गया है, कोई भी हाउस जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया हाउस ने और दूसरे हाउस ने उसको नहीं माना, तो डिसएग्रीमेंट आ गया। इस केस में जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। अगर किसी हाउस ने पास कर दिया और 6 महीने तक दूसरे हाउस ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया है ना, तब भी जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, बिकॉज डिसएग्रीमेंट हो गया है। इन अबव 3 सिचुएशंस द प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सीटिंग। ठीक है, वाइल फॉर डिलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। ठीक है ना, प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सीटिंग दोनों हाउसेस का, कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर उसको पास किया जाता है जॉइंट सीटिंग में। इट मस्ट बी नोटेड हेयर द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल ओनली एंड नॉट टू द मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, जॉइंट सीटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में या फिर फाइनेंशियल बिल में, है ना। हमने बात करी कि ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है फाइनेंशियल बिल, टाइप 1 या फिर टाइप 2। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है या फिर फाइनेंशियल बिल्स के केस में डिसएग्रीमेंट हुआ है, तभी जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, बट मनी बिल के केस में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, तो हमने बात की थी कि लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, लोकसभा ऐसे ही पास कर देगी बिना बात माने, तो मनी बिल के केस में कोई भी जॉइंट सीटिंग नहीं होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी कोई भी जॉइंट सीटिंग नहीं होती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में दोनों हाउसेस के पास सिमिलर पावर है। ठीक है, तो कोई भी हाउस अगर उसको रिजेक्ट करती है फिर वो डेडलॉक तो आ ही जाएगा, तो उसमें जॉइंट सीटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, है ना। अब फिर दोबारा बिल लाओ, दोबारा आपको पास कराओ उसको, है ना। जॉइंट सीटिंग तो नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज एंड डेप्यूटी स्पीकर इन हिज एब्सेंस। ठीक है, हमेशा जब भी जॉइंट सीटिंग होती है तो हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा के हैं यानी कि स्पीकर, वही प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सीटिंग में भी, है ना। जॉइंट सीटिंग में भी वही अध्यक्ष होते हैं, मेन आदमी वही होते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, हालांकि दोनों हाउसेस के मेंबर्स आए हुए हैं, बट लोकसभा के स्पीकर ही प्रिसाइड करेंगे। इफ द बिल इन डिस्प्यूट इज पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सीटिंग, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। नॉर्मली द लोकसभा विथ ग्रेटर नंबर्स विंस द बैटल इन द जॉइंट सीटिंग। ठीक है, जॉइंट सीटिंग आई है, जितने भी मेंबर्स आए हैं उन्होंने मेजोरिटी से उसको पास कर दिया बिल को, तो वो माना जाएगा कि दोनों हाउसेस ने पास कर दिया उस बिल को, बिकॉज दोनों हाउसेस के मेंबर्स हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है लोकसभा के पास ज़्यादा नंबर्स होते हैं, है ना, ज़्यादा मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो लोकसभा ही पास करा लेती है उस बिल को जॉइंट सीटिंग में भी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बजट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में हर साल बजट आता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्यों लाया जाता है, क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बजट इन द पार्लियामेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द टर्म बजट हैज़ nowhere been used in the Constitution. Article 112 refer to the budget as a annual financial statement. ठीक है, बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, बजट हम जनरली बोलते हैं, ये वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में, ठीक है, बजट के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। ठीक है, बजट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बजट को? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। द बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर विच बिगिन्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, जो 1 अप्रैल होता है हर साल, 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक, ठीक है, ये जो समय है इसको हम 1 फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये 1 ईयर में गवर्नमेंट जो है काम कर रही होती है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, बजट होता क्या है? तो बजट एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सरकार कितना कमाने वाली है, कितना खर्चा करने वाली है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने बात कर ली, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ठीक है, तो कितना खर्चा करने वाली है, कितना कमाने वाली है, इसका जो एस्टिमेटेड जो स्टेटमेंट होता है ना, उसी को बजट बोलते हैं ना। वो जो प्रेजेंट होता है कागज़, उसमें यही चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि क्या रिसिप्ट होगा और क्या एक्सपेंडिचर होगा, उसके साथ साथ कुछ और प्रपोजल्स भी लिखे होते हैं, तो ये हमारा बजट होता है। ठीक है, 2017 में क्या हुआ था? 2017 से पहले कि रेलवे बजट जो है ना, इंडियन रेलवे का जो बजट अलग आता था। ठीक है, और जनरल बजट जो बाकी सारी चीज़ों का है वो अलग आता था, बट 2017 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, रेलवे बजट भी और जनरल बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया। इसलिए आज जो है
सिर्फ यूनियन बजट आता है, एक ही बजट आता है, उसी में रेलवे का भी होता है, सारी चीज़ों का एस्टिमेट उसी में होता है। तो अभी इंडिया में एक ही बजट पास होता है जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। बट 2017 से पहले रेलवे बजट अलग होता था और जनरल बजट अलग होता था, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है और कुछ नहीं है। आज बजट आता है उसको हम यूनियन बजट बोलते हैं। बजट से रिगार्डिंग जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditure of government of India for that year, ठीक है। बेसिकली क्या ये रहा है कि जो बजट आता है उसको कौन पेश कराते हैं, ठीक है। तो बजट को हमेशा जो है प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। प्रेसिडेंट के कहने पर ही बजट लाया जाता है, ठीक है। बजट होता क्या है, तो जो भी रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि जो भी बजट है वो किसके कहने पे आता है, तो प्रेसिडेंट के कहने पे आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ही वो कारण है जो बोलते हैं कि आप बजट पेश करिए हर साल पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो पहला प्रोविज़न हो गया। सेकंड, नो डिमांड फॉर ग्रांट्स शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक वर्ड है डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली बजट में जो प्रपोजल्स आते हैं कि इस मिनिस्ट्री को इतने पैसे देने हैं, इस योजना को इतने पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये जो डिमांड होती है ना पैसे की, इसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। तो ये भी काम तभी किए जाएंगे, ग्रांट तभी दिए जाएंगे जब प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। पहला प्रोविज़न ये था कि प्रेसिडेंट ही पेश करवाएंगे। सेकंड था कि जो भी डिमांड फॉर ग्रांट भी आ रही है अगर बजट के अंदर, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही वो पास होता है, वो इशू किया जाता है। थर्ड, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, ठीक है। जब भी पार्लियामेंट लॉ बना के ऑथराइज करे तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया, पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं दे रही है, अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है जो पैसे को निकालने के लिए उसको पास किया जाता है, ठीक है, उसको पास नहीं कर रही है पार्लियामेंट, तब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये तीसरा प्रोविज़न हो गया। चौथा, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सच अ बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, ठीक है। जैसे हमने मनी बिल के केस में बात करी कि कोई भी बिल जो है अगर टैक्स को इम्पोज कर रहा है या फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसको बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओवरऑल पूरा मनी बिल ही प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आता है, ठीक है। तो ये तीसरा प्रोविज़न है और मनी बिल जो है राज्यसभा में पेश नहीं होता है, इसके बारे में ही बात ये कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोविज़न हो गया। नाउ, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। कोई भी टैक्स जो है लगाया नहीं जा सकता, ना ही कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास ना करे, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ पास करेगी तभी उस टैक्स को लगाया जाएगा या फिर उसको कलेक्ट किया जाएगा। 6, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट, ठीक है। पार्लियामेंट रिड्यूस कर सकती है टैक्स को, अबॉलिश कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, बट इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए उसको एक लॉ लाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी बिल आए पास हो तभी टैक्स जो है इंक्रीज होगा। The Constitution has also defined the relative roles or position to both the houses of parliament with regards to the enactment of the budget in the following way, ठीक है। बजट आया है उसको इनेक्ट करना है तो क्या क्या जो भी रिलेटिव रोल्स हैं, है ना, राज्यसभा और लोकसभा के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी प्रोविज़न ही है बजट से रिलेटेड। द मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद द टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, ठीक है। लेट से कोई भी प्रपोजल आया है बजट के अंदर, उसमें कुछ मनी बिल या फाइनेंशियल बिल्स की भी बातें हैं, ठीक है, तो उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, फिर उस बिल को, ठीक है, वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बिल आ रहा है अगर बजट में तो उस बिल को हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लेके आएंगे। द राज्यसभा हैज़ नो पावर्स टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, इट इज़ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा, ठीक है। बजट आया है, ये प्रीलिम्स का पॉइंट है आपका, बजट आया है उसमें कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है, डिमांड फॉर ग्रांट तो हो गए ही बजट में, ठीक है। किसी मिनिस्ट्री को पैसे देने हैं, डिफेंस को पैसे देने हैं, जो भी करना है आपको, ठीक है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग होती है, ठीक है। जैसे बजट के इनेक्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि बजट कैसे इनेक्ट होता है ना, कैसे लागू हो जाता है बजट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी बात करेंगे कैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग होती है। बट डिमांड फॉर ग्रांट्स पे हमने बात करी क्या होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, उस पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही वोटिंग करती है, राज्यसभा वोट नहीं करती है, ठीक है। तो राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। The Rajya Sabha should return the money bill to the Lok Sabha within 14 days. The Lok Sabha can either accept or reject the recommendation made by the Rajya Sabha in this regard. ठीक है, मनी बिल है, राज्यसभा में पेश ही नहीं होता है, राज्यसभा में गया भी तो रिकमेंडेशन करे या ना करे, ठीक है, कर भी देती है तो लोकसभा बाध्य नहीं है, लोकसभा उसको मान भी लेगी और रिजेक्ट भी कर देगी, फिर भी जो होगा मनी बिल पास हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रोविजन, द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडिड इन द बजट shall show separately the expenditure charged on the consolidated fund of India and द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड और एक्सपेंडिचर मेड। ठीक है, एक्सपेंडिचर चार्ज जो है ना, यानी कि जो ये फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है, उसमें से कुछ खर्चा करना है। ठीक है, तो कोई ऐसा खर्चा भी होता है जिस पर वोटिंग नहीं होती है ना, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है वो खर्चा करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। जैसे जुडिशरी को अगर पैसा भेजना है, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड उसको बोलते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली जुडिशरी को पैसा चला जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड, है ना, उस पर वोटिंग नहीं होगी, है ना, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि अप्रूव करेगी तब वो पैसा जाएगा, नहीं, ऑटोमेटिकली चला जाएगा, पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे किसी भी एक्सपेंडिचर को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड। ठीक है, या फिर कोई ऐसा पैसा निकालना हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है, पार्लियामेंट वोटिंग कराएगी, उस पर वोटिंग पास होगा तभी वो पैसा निकलेगा, तो ऐसे किसी खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेड। ठीक है, तो दो वर्ड्स हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है किसी से, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो बजट होती है, इन दोनों चीज़ों को बजट में अलग अलग दिखाना पड़ता है कि ये एक्सपेंडिचर मेड होगा और ये एक्सपेंडिचर चार्ज्ड है। ठीक है, तो बजट इन दोनों को सेपरेटली शो करता है। 8 क्या है, द बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर की बात होती है, खर्चे की बात होती है बजट में। क्या है ये रहा है प्रोविजन कि बजट जो होगा उसमें जो सरकार कमा रही है, यानी कि जो रेवेन्यू अकाउंट है सरकार का, ठीक है, जो सरकार कमा के, ठीक है, उसमें से कितना खर्चा कर रही है, सरकार की कमाई में से कितना खर्चा हो रहा है, बजट को उसको सेपरेटली दिखाना होगा। ठीक है, बजट में वो अलग से लिखना होगा कि हम इतना कमा रहे हैं और उसमें से इतना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, खर्चा तो बहुत तरह का होगा, बट जो रेवेन्यू अकाउंट से सरकार की कमाई से कितना खर्चा होगा उसको एक अलग से दिखाना पड़ता है बजट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से डिस्कस करती है जो भी चार्ज हो रहा है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली कट के जा रहा है पैसा, उसको पार्लियामेंट बहस कर सकती है, देख सकती है, बट वोटिंग नहीं करा सकती, अप्रूवल नहीं दे सकती। ठीक है, अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पैसा चला जाएगा। तो एक्सपेंडिचर चार्ज जो होता है उस पर वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर मेड लिखे तो उस पर वोटिंग होगी, बट एक्सपेंडिचर चार्ज लिखे उस पर वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है ऐसे खर्चे के ऊपर। नाउ फाइनली इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। ठीक है, बजट कैसे इनैक्ट होता है, तो 6 स्टेजेस में जो है बजट इनैक्ट हो जाता है। बजट आता है, उसको फिर पास करके उसको पूरी तरह से अप्रूव कर दिया जाता है, वो लागू हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस हैं, पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, कौन प्रेजेंट करवाता है, तो पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट प्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा। ठीक है, तो बजट प्रेजेंट हो गया। सेकंड स्टेज जनरल डिस्कशन होगा उस पर। ठीक है, डिस्कस होगा बजट, ये चीज़ें आने वाली हैं बजट में। बजट डिस्कस हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की, हमने पार्लियामेंट्री चैप्टर में भी पढ़ेंगे। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके पास भेजा जाता है स्क्रूटनी के लिए, बजट को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, आप सारा देख लो इसको। ठीक है, तीसरा हो गया कमेटी के पास भेज दिएगा, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास 24 होती हैं ये कमिटीज़। ठीक है, उनके पास भेज दिया जाता है। उसके बाद चौथा स्टेज वोटिंग होगी डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, जो भी ग्रांट्स देने हैं, किसी भी मिनिस्ट्री को पैसा देना है, योजना में पैसा डालना है, जो भी करना है आपको, उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग सिर्फ लोकसभा में भी होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। ठीक है, जो भी पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या फिर किसी भी फंड से, उसको निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है इजाज़त लेना। ठीक है, तो पार्लियामेंट इजाज़त दे रही है, कैसे, अप्रोप्रिएशन बिल पास करके। ठीक है, तो ये 5वां स्टेज है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो बजट में जितना भी खर्चा है उतना पैसा चला जाएगा। ठीक है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत है पार्लियामेंट से, दैट्स वाई ये बिल पास हो रहा है। उसके बाद जो भी फाइनेंस बिल आई हुई हैं बजट के साथ, उसको पास किया जाता है। तो ये 6 स्टेजेस में इनैक्टमेंट हो जाता है। फाइनली 6 स्टेज में जाकर बजट पूरी तरह से अलाउ हो जाता है। पहला स्टेज कौन कौन सी है, पहला स्टेज क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है, कन्वेंशनली होता क्या था कि पहले से अभी तक, है ना, फरवरी मंथ में के लास्ट तक, ठीक है, 28, 29, 30 तक बजट आता था। ठीक है, बट 2017 से इसको थोड़ा सा पहले कर दिया गया। अब पहले तारीख को, ठीक है, पहले फरवरी को, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। इस साल भी 1 फरवरी को ही पेश किया गया था। ठीक है,
देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑन द बजट ऑन द डे ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस। ठीक है, जिस दिन बजट आ रहा है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा उस दिन। ठीक है, उस दिन आप डिस्कस मत करो, सिर्फ बजट को प्रेजेंट हो जाने दो। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट with the speech known as budget speech. At the end of the speech, Lok Sabha, the budget is laid before the Rajya Sabha, which can only discuss and has no powers to vote on demand for grants. ठीक है, जब बजट प्रेजेंट होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, फाइनेंस मिनिस्टर इस समय निर्मला सीतारमण है, वो भाषण देती हैं। ठीक है, वो स्पीच देती हैं, उसको हम बजट स्पीच बोलते हैं। जिस दिन बजट प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट करेंगी और स्पीच भी देंगी। ठीक है, स्पीच खत्म हो गया, फिर बजट को जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा के पास हमने बात करी कि राज्यसभा सिर्फ बजट को डिस्कस करती है, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती बजट पे, डिमांड पर ग्रांट्स पे वोट नहीं कर सकती राज्यसभा। ठीक है, सिर्फ डिस्कस कर लेती है। ठीक है, तो स्पीच हो जाने के बाद राज्यसभा में पेश कर दिया जाता है, वो भी डिस्कस कर लेती है। ठीक है, इसके साथ ही ये जान लेना है कि जब बजट आता है तो बजट में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बजट के साथ। पहला होता है बजट में स्पीच होगा, एक स्पीच देंगी फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बारे में हमने बात करी कि ओवरऑल लिखा होगा, डॉक्यूमेंट आएगा कि क्या क्या बजट में आने वाला है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगे, है ना, उस पर वोटिंग भी करी जाएगी। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल होता है, जो अप्रूवल लेना है पार्लियामेंट से पैसा निकालने के लिए। फिफ्थ जो होता है वो फाइनेंस बिल होता है, जो भी बिल उसके साथ अगर आया है। ठीक है, उसके साथ साथ जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, उसने कहा है कि बजट के साथ ये 3 जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये भी बजट के साथ ही पेश होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बजट के साथ ये 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स भी आती हैं, पेश होती हैं बजट के साथ साथ। कौन से एक्ट में ऐसा कहा गया है, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है कि बजट के साथ ही इन तीनों रिपोर्ट्स को आपको लाना भी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ोगे, आप यहाँ पे याद कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इकोनॉमिक्स लेक्चर में भी आप इन एक्ट्स को पढ़ोगे। और क्या क्या होती है बजट के साथ, एक्सपेंडिचर बजट होता है। ठीक है, कितना खर्चा करना है उसके बारे में लिखा होगा। रिसिप्ट बजट होगा, कितना सरकार कमाएगी उसके बारे में लिखा होगा। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होगा, कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है उसके बारे में लिखा होगा। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस बिल, जो भी फाइनेंस बिल पास होगा, ठीक है, वो भी पैसे के लिए ही होता है, तो उसका क्या मेमोरेंडम है उसके बारे में भी लिखा होगा। बजट एज अ ग्लांस, उसकी समरी होगी बजट की, और आउटकम बजट होगा। ठीक है, क्या आउटकम होगा इस बजट से उसके बारे में भी बजट में ही बताया जाता है। ठीक है, तो ये 12 तरह की डॉक्यूमेंट्स जो हैं बजट के साथ पेश होती हैं। पहले क्या होता था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी पार्लियामेंट में बजट के साथ ही पेश कर दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं किया जाता। इकोनॉमिक सर्वे बजट पेश होने से कुछ दिन पहले ही रिलीज हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्यों लाया जाता है, बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसे ही जनरली कन्वेंशन के तौर पर इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आती है। वो इंडिकेट करता है कि हमारे जो भी इकोनॉमी है हमारी, उसका क्या कंडीशन है। ठीक है, सेकंड स्टेज जो है जनरल डिस्कशन का, वो क्या होता है, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट begins a few days after its presentation. It takes in both the houses of parliament and last usually for 3 to 4 days. बेसिकली अगर आज बजट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो प्रेजेंट होने के कुछ दिन के लिए, हैं, 1-2 दिन के लिए जो है हाउस एडजॉर्न हो जाती है। ठीक है, हाउस को स्थगित कर दिया जाता है 1-2 दिन के लिए। ठीक है, एडजॉर्नमेंट हो जाती है। एडजॉर्न हो जाने के बाद फिर से पार्लियामेंट बैठती है और 3 से 4 दिन तक डिस्कशन होता है बजट के ऊपर। ठीक है, डिस्कशन होता है बजट के ऊपर 3 से 4 दिन तक। ठीक है, बजट पेश हुआ, फिर एडजॉर्न हुआ, फिर पार्लियामेंट बैठी और उस पर 3 से 4 दिन तक अब जनरल डिस्कशन होगा बजट पे। ठीक है, बहस होगा दोनों हाउसेज में। लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज अ होल और एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयर इन। ठीक है, लोकसभा भी डिस्कस करेगी और राज्यसभा भी डिस्कस करेगी। ठीक है, ये कट मोशंस क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं, उनके पास स्क्रूटनी के लिए बजट को भेजा जाता है। ठीक है, वो कमिटीज जो होती हैं बजट को पूरी क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में जाँच करती हैं कि क्या क्या इस चीज़ में आया हुआ है प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है, जनरल डिस्कशन हो गया, फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाएगा 3 से 4 वीक्स के लिए, लगभग 1 मंथ के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। ठीक है, इस समय में क्या होता है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है उनको भी समय चाहिए, वो जांच करती हैं बजट की। ठीक है, इस गैप में 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वो जांच करती हैं पार्लियामेंट की इस बजट को डिटेल में, और डिमांड फॉर ग्रांट्स को भी अच्छे से जाँच करती हैं, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनके। ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ को भी जाएगा और उसको रिपोर्ट करेंगी फिर हाउस को। ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं।
दीज रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के जो रिकमेंडेशंस होंगे, है ना, जो भी रिपोर्ट्स होगी उनकी, उनको दोनों हाउसेज में फिर पेश किया जाएगा कि ये चीज़ें हमने जांच करी हुई है बजट के बारे में। ठीक है, ये जब काम हो गया, ठीक है, कमिटीज़ के पास से रिटर्न हो गया बजट, वहाँ पे स्क्रूटनी होके आ गया, फिर फोर्थ स्टेज में हम एंटर करते हैं वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो भी थे मिनिस्टर्स के, है ना, जो भी मिनिस्ट्रीज़ को पैसे जाना था, जो भी पैसे अलॉट करने थे, है ना, इन पर वोटिंग होती है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा वोट करती है, राज्यसभा वोट नहीं करती है। इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा टेक्स ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स, द डिमांड आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, और डिमांड बिकम्स ए ग्रांट आफ्टर इट हैज़ बीन ड्यूली वोटेड। ठीक है, जो भी डिमांड थी मिनिस्टर्स की बजट में, ठीक है, उस पर वोटिंग हो गई तो उसके बाद वो ग्रांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग ऐसे होती है। ठीक है, आ गया कमेटीज़ के पास से रिपोर्ट के हिसाब से ही डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होंगे उस पर वोटिंग करा के उनको ग्रांट कर दिया जाएगा, जो भी उनका डिमांड था। वोटिंग होके ये सारे काम होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स शुड बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। हमने बात करी कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग करती है, राज्यसभा वोट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा जो है बात कर सकती है, उस पर डिस्कस कर सकती है। सेकंड, वोटिंग इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट। हमने बात करी कि जो जिस पर वोट हो सकता है बजट में, उसी पर वोटिंग होती है ना। ऐसा नहीं कि कोई चार्ज एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जिस पर वोटिंग का प्रोविजन ही नहीं है, उस पर वोटिंग हो। ठीक है, उस पर वोटिंग नहीं होगी। जिस पर वोट हो सकती है बजट में, उसी प्रोविजंस पे वोट होगी। ईच डिमांड इज वोटेड अपॉन सेपरेटली बाय लोकसभा। ड्यूरिंग दिस टाइम the member of the parliament can discuss the details of a budget. They can also move motion to reduce any demand for grants. Such motion are called the cut motion, which are of 3 kinds. ठीक है, जब वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो हर जो मिनिस्ट्री वाइज होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग होती है सेपरेटली। ठीक है, इस स्टेज में जो भी कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस कर सकता है। जो भी हाउस पर वोटिंग हो रही है, जिस भी क्लॉज पर वोटिंग हो रही है, उस पर डिस्कस करेगा। और अगर किसी भी मेंबर को लगता है कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ग्रांट किया जा रहा है पैसा, ठीक है, तो उस पर क्या होती है, वो एक मोशन भी मूव कर सकता है, कट मोशन। ठीक है, कट मोशन मूव करेगा कि हाँ भाई, इतना पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो, इससे कम करो। ठीक है, इतना देने की पैसा आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई भी मेंबर जो है कट मोशन मूव कर सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कट मोशन। जो भी डिमांड पर ग्रांट्स है उसको रिड्यूस करने के लिए कट मोशन मूव किया जाता है। ठीक है, कट मोशन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कोई भी मेंबर जो है 3 तरह के कट मोशंस ला सकता है अगर वो चाहता है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स को जो है रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, बहुत ज़्यादा अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला होगा पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, पहला मोशन लेके आ सकता है वो व्यक्ति, वो होता है पॉलिसी कट मोशन। इट रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। इट स्टेट द अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹1। द मेंबर कैन ऑल्सो एडवोकेट एन ऑल्टरनेट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी कट मोशन लेके आता है अगर मेंबर, तो उसमें लिखा होगा कि जो भी अमाउंट आपको अलॉट किया जा रहा है इसमें, इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में, उसको ₹1 से रिड्यूस कर दो। ठीक है, यानी कि उसको 0 कर दो, पैसा मत दो। ₹1 से रिड्यूस करने का यही मतलब होता है। ठीक है, उसको पैसा आप मत दो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उस मिनिस्ट्री को पैसा देने की। ठीक है, बेसिकली वो डिसअप्रूव कर रहा है डिमांड फॉर ग्रांट्स को। ठीक है, डिमांड जो किया गया है मिनिस्ट्री द्वारा उसको डिसअप्रूव कर रहा है, उसको मना कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स को अलॉट किया जा रहा है उसको ₹1 तक रिड्यूस कर दो। ठीक है, उसको 0 ही कर दो बेसिकली। सेकेंड होता है इकोनॉमी कट मोशन। It represents the economy that can be affected in proposed expenditure. It states that the amount of demand to be reduced by specified, which may be a lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand. ठीक है, बेसिकली इकोनॉमी कट मोशन लाने का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर अलॉट किया गया है बजट में, ठीक है, उससे इकोनॉमी को खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर कोई मेंबर ऐसा उसको लगता है तो वो इकोनॉमी कट मोशन लेके आएगा। ठीक है, उसको लगता है कि अगर इस डिमांड फॉर ग्रांट से जो भी ग्रांट किया जा रहा है इससे इकोनॉमी को खतरा है, इकोनॉमी इफेक्ट हो सकती है, दैट्स वाई वो इकोनॉमी कट मोशन मूव करेगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इकोनॉमी कट मोशन में वो बोलेगा कि कुछ जो भी डिमांड पर ग्रांट कर रहे हो उसको रिड्यूस कर दो या फिर ख़त्म ही कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकता है इकोनॉमी कट मोशन में। ठीक है, थर्ड टाइप का जो मोशन होता है वो होता है टोकन कट मोशन। ठीक है, It ventilates a specific grievance that is within the sphere of responsibility of the government of India. It states that the amount of the demand to be reduced by ₹100. ठीक है, ये बोल रहा है कि और टोकन कट मोशन को मूव करने का मतलब सिंपल से ये है कि जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसको लग रहा है कि ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, उसको कम कर दो। ठीक है, इसलिए वो बोलेगा कि जो भी डिमांड है उसको जो है ₹100 से रिड्यूस कर दो, यानी कि जो भी अमाउंट अलॉट किया गया है उसको उसमें थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, ₹100 यहाँ पे लिखा है, इसको 100 नहीं कम करना है, बट कुछ कम कर देना है, थोड़ा सा पैसा कम कर देना है। लेट से अगर उसको 1000 करोड़ जो है अलॉट किया गया है तो उसको बोल देगा कि 500 करोड़ कर दो।
However, the cut motion do not have much utility in practice. They are brought just to criticize the government policies. They are only moved and discussed in the House but not passed as the government enjoy majority support. They are passed by the Lok Sabha amounts to the resignation of the government. ठीक है, जो भी कट मोशन आ रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है. ठीक है, बिकॉज जो मेंबर लेके आएगा कट मोशन को वो गवर्नमेंट का आदमी तो होगा नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ही बजट लेके आती है. ठीक है, तो कोई अपोजिशन का मेंबर हो सकता है जो पॉलिसी कट मोशन या फिर टोकन कट या फिर इकोनॉमी कट मोशन लेके आए. ठीक है, और बोले कि अमाउंट को रिड्यूस करो या जो भी करो. बट ऐसे जो कट मोशंस होते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होते हैं, वो पास नहीं होते. क्यों पास नहीं होते? बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी होती है, वो पास होने ही नहीं देगी. ठीक है, तो कट मोशंस पास नहीं होते, वो सिर्फ लाए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा सके कि आप कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हो. ठीक है, इसलिए वो मोशंस लेके आए जाते हैं. ठीक है, वो पास नहीं होते. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, वो पास नहीं होने देगी. ठीक है, उसका अगेंस्ट में वोटिंग कर देगी कि वो जो मोशन जो है वहीं पे लैप्स कर जाएगा. ठीक है, अगर पास हो गया किसी भी तरह से टोकन कट मोशन तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है और गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है अगर कट मोशन पास हो गया तो. ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ डेज अलॉटेड फॉर द डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स द स्पीकर पुट्स ऑल द रिमेनिंग डिमांड टू वोट एंड डिस्पोज देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय द मेंबर और नॉट. दिस इज नॉन एज जिलोटिन. ठीक है, बेसिकली लास्ट दिन है ना, कुछ डेज अलॉट किए जाते हैं कि इतने दिन में आपको बजट को पास करा लेना है. ठीक है, तो जो लास्ट दिन होता है उसमें जितने भी बचे हुए हैं प्रोविजंस जिस पर वोटिंग करनी है, ठीक है, क्लॉज हैं जिस पर वोटिंग करनी है, तो उस पर डिस्कशन हुआ है या नहीं हुआ है, उन सबको जो है वोटिंग करा के ख़त्म किया जाएगा. ठीक है, ऐसा करा जाता है लास्ट दिन तक. उसके बाद फाइनली डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग हो गई. उसके बाद फाइनली अप्रोप्रिएशन बिल, जो भी पैसा निकालना है उसको अप्रूवल लेना होगा पार्लियामेंट से, बिकॉज पार्लियामेंट से बिना अप्रूवल लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास किया जाता है. ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, इसका मतलब वो पार्लियामेंट ने आपको अलाउ कर दिया कि आप पैसा निकाल सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ. ठीक है, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि कोई भी पैसा जो है नहीं निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब तक पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना के उसको अलाउ ना कर दे. इसलिए अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएशन बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन. ठीक है, इजाज़त देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है. आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट द ग्रांट वोटेड बाय द लोक सभा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएशन बिल होगी अगर वो पास होता है तो उससे क्या क्या अलाउ हो जाता है, जो भी ग्रांट्स हैं लोकसभा द्वारा है ना, उसको अलाउंस मिल जाएगी. वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसे निकल के वो चले जाएंगे उस मिनिस्टर के पास. ठीक है, तो ये हो गया अप्रोप्रिएशन बिल पास होने से. दूसरा क्या होगा कि जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली लगने वाला है उसको निकालने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से. वोटिंग नहीं होती बट अप्रूवल तो लेना होता है ना, और जनरली पार्लियामेंट अप्रूवल दे भी देती है. ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, तो जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो भी निकल जाते हैं. No such amendments can be proposed to the appropriation bill in either house of the parliament that will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant voted or varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of India. ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल जब आ गया है, फाइनली बजट जो है इनेक्ट हो गया. ठीक है, अब फाइनली पैसा निकालना है, अप्रोप्रिएशन बिल पास करना है. तो अप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो रहा है तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो कि आप इसको कम कर दो या फिर ये कर दो ऐसा कर दो. कोई अमेंडमेंट अप्रोप्रिएशन बिल के स्टेज पे नहीं आएगा किसी भी हाउस में. ठीक है, द अप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स अप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर इट इज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट. दिस एक्ट ऑथराइजेज और लीगलाइजेज द पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द इनैक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ, वो भी बिल है तो उसको भी असेंट के लिए भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देंगे. ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे उसको. फाइनली जब असेंट मिल गया तो फिर जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनको भी पैसा निकालना है, जब भी मिनिस्ट्री को पैसा आना है, अब वो जो पेमेंट होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो लीगलाइज हो जाती है. ठीक है, एसेंट मिल गया तो लीगल हो गया, वो बिना किसी भी हर्डल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसे उसको चले जाएंगे. इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट भी पैसा नहीं निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना अप्रोप्रिएशन बिल के. ठीक है, जब तक पार्लियामेंट अलाउ ना करे गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएशन बिल पास करके, तब तक गवर्नमेंट भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकती है. Now this takes time, usually goes till the end of the April, but the government needs money to carry on its normal activities after the 31st March. ठीक है, to overcome these functional difficulties, the Constitution has authorized the Lok Sabha to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of the financial year. This provision is known as vote on account. It is passed over the general discussion on the budget is over. ठीक है, बेसिकली बजट जो होता है वो पास होने में उसको लगभग महीना दिन तो लग ही जाता है, 1 मंथ तो लग ही जाता है. ठीक है, तो 1 मंथ अगर 1 मंथ एंड 1.5 मंथ अगर लग रहा है बजट को पास कराने में, ठीक है,
बट उसके बीच में भी सरकार को पैसे की ज़रूरत है काम करने के लिए, जनरल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके काम करने के लिए तो ज़रूरत है पैसे की। तो बजट के पास होने से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि लोकसभा जो है वो ग्रांट कर सकती है ना, वो ग्रांट कर सकती है, अलाउ कर सकती है कि इतना पैसा आपको दे दिया जा रहा है, आप तब तक एडमिनिस्ट्रेशन करो, उसके बाद बजट को इनेक्ट करके हम आपको फॉर्मली अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी ग्रांट्स होते हैं इसको हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल से चीज़ थी, आपको बस जान लेना है, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा। 6. Passing a financial bill. The financial bill is introduced to give effect to the financial proposals of the government of India for the following year. It is subject to all the conditions applicable to a money bill. ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी फाइनेंशियल बिल्स आए हुए हैं, ठीक है, बजट के साथ हमने बात करी फाइनेंशियल बिल क्या होती है, उसमें मनी बिल्स से भी प्रोविजंस होते हैं और कुछ जनरल प्रोविजंस भी होते हैं। ठीक है, तो उसको भी पास कराना होगा बजट में, वो चीज़ तो आएगा ही आएगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट की ही बातें होती हैं बजट में। तो इसलिए बजट में जो है फाइनेंशियल बिल को लाया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको अलाउ किया सके, फाइनेंशियल जो प्रपोजल्स हैं उसको जो है अलाउंस मिल सके उस ईयर के लिए। ठीक है, अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल, द अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अ टैक्स कैन बी मूव इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल बिल। ठीक है, बजट में जो फाइनेंशियल बिल आ रहा है वो तो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, इसलिए उस पर अमेंडमेंट भी कोई मेंबर ला सकता है कि इसमें हम अमेंडमेंट चाहते हैं जो भी फाइनेंशियल बिल आया है। ठीक है, बट अप्रोप्रिएशन बिल में तो ऐसा नहीं होता है ना, अप्रोप्रिएशन तो फाइनल अप्रूवल है ना अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो वो पास हो रहा है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं लाना है, बट जो फाइनेंशियल बिल है वो अप्रोप्रिएशन बिल नहीं होता, फाइनेंशियल बिल है, वो उसको पास करने में आप अमेंडमेंट ला सकते हो, हम रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर जो भी चीज़ आप करना चाहते हो। द फाइनेंस एक्ट लीगलाइजेज द इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। ठीक है, जो फाइनेंस एक्ट होता है, फाइनेंशियल बिल आ गया, पास हो गया, तो फाइनेंस एक्ट जो होता है वो फाइनली कंप्लीट करता है बजट को, है ना। फाइनेंस एक्ट जब आ गया पास हो के तो माना जाएगा कि फाइनली बजट जो है पास हो गया। ठीक है, और इससे क्या होता है कि बजट ऑफ प्रोसेस जो है बजट को पेश होने का, पास होने का, वो सारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं, 5-6 स्टेजेस हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है बजट पास होता है। अदर ग्रांट्स आर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट्स। ठीक है, हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करी कि जो भी डिमांड है मिनिस्ट्रीज़ के उसको ग्रांट किया जाता है, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स उसको बोला जाता है। बट वो ग्रांट्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ और पैसा कुछ अलग अलग चीज़ों में अगर जाए तो वो भी डिमांड्स होते हैं बजट के अंदर, उसको हम कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बोलते हैं, एडिशनल ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स, है ना। इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझ लेना है। एक्सेस ग्रांट का मतलब हुआ कोई पैसा अगर किसी को ज़्यादा देना है, ठीक है, जितना अलॉट किया गया उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए भी पैसा दिया जाता है, उसको हम एक्सेस ग्रांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ यहाँ तक हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ फंड्स होते हैं, है ना। कौन कौन से फंड्स हैं, फंड्स यानी कि अकाउंट आप बोल सकते हो, जैसे हम अकाउंट रखते हैं वैसे ही सरकार का भी अकाउंट होता है जहाँ पर देश का पैसा रहता है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड, इशूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सबसे मेन अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, और इस अकाउंट से आसानी से पैसा आप नहीं निकाल सकते हो, जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल ना दे, है ना, तब तक इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ देर पहले हमने अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करी, है ना, तो हमेशा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है। पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन बिल पास करके अलाउ करेगी, देन ही आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है पैसे निकाल सकते हो। सेकंड होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। क्यों ऐसा है? बिकॉज ये मेन अकाउंट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, एम्प्लॉयज़ का जो पीएफ कटता है ना, वो चीज़ें भी यहाँ पे रहती हैं और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये प्योरली गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, दैट्स वाई ये इससे पैसे हम बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के निकाल सकते हैं। तीसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेज आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है ना, ये भी अकाउंट है, इसको प्रेसिडेंट हैंडल करते हैं। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट का अकाउंट है, प्रेसिडेंट इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, और यहाँ से उस तरह का पैसा निकाला जाता है जब कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आया हुआ है। अनफोर्सीन यानी जैसे कोई डिजास्टर हो गया, है ना, कोई पेंडेमिक हो गया, तो इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आपको पैसा निकालना होता है तो वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, प्रेसिडेंट से पूछकर। प्रेसिडेंट ही इशू करते हैं इस अकाउंट से पैसा। ओके, अदरवाइज जनरली आपको पैसा निकालना होता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पैसा निकालती है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। नाउ मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, भारत की पार्लियामेंट द लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की,
तो उसके बहुत सारे रोल है ना। क्या क्या रोल हैं उसको एक एक करके हम देखते हैं। एक तो रोल हमने खुद ही देख लिया, जैसे बजट को पेश कराना, फिर लेजिस्लेचर को पास करना, है ना, कानून बनाना, ये एक रोल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कई रोल्स हैं पार्लियामेंट के, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट रोल है पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने पहले बात करी, लेजिस्लेशन का काम करती है, कानून बनाती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट and on the residuary subject not enumerated in any of the three lists. With regards to concurrent list, the parliament has overriding powers, that is the law of the parliament prevails over the law of the state legislature in case of a conflict between the two, ठीक है ना। 3 लिस्ट होते हैं 7th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर कौन से सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर कौन से सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगी, ठीक है। तो 3 लिस्ट बताए गए हैं, एक तो है अपना यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन होता है पार्लियामेंट का वो है हमारा लेजिस्लेशन करने का, ठीक है, लॉज बनाने का। बट यूनियन लिस्ट पे एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट को, ठीक है। यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट्स रखे गए थे, ठीक है। अब 98 जो है सब्जेक्ट्स इसमें रखे गए हैं, एक सब्जेक्ट बढ़ गया है, ठीक है। सब्जेक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने हैं, बस कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है जो लिस्ट दी हुई है लक्ष्मीकांत के लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है। यूनियन लिस्ट पे एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, और साथ साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो ना यूनियन लिस्ट में है और ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर भी पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, ठीक है ना। जो किसी भी लिस्ट में लिखा नहीं है वो है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, और उस पर हमेशा पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही जो कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, उस पर स्टेट भी कानून बना सकती है और यूनियन भी कानून बना सकता है, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट भी कानून बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर जो होगी वो भी कानून बनाएगी कंकरेंट सब्जेक्ट पे, ठीक है। कंकरेंट सब्जेक्ट का मतलब ये है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। कंकरेंट सब्जेक्ट पे पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना, अभी उसमें 52 सब्जेक्ट्स डाल दिए गए हैं। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंकरेंट सब्जेक्ट है, लेट्स से एक सब्जेक्ट हो गया जो कंकरेंट लिस्ट में है, उस पर पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी कानून बना दिया, ठीक है, और सेम कानून है ना। तो इस पर कौन सा जो कानून होगा वो ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो उस पर जो पार्लियामेंट्री लॉ होता है, यानी कि जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, वही कानून जो है सुपर माना जाएगा, वही कानून उससे ऊपर होगा, ठीक है। सबसे मेन कानून पार्लियामेंट का ही कानून होगा कंकरेंट सब्जेक्ट पे, अगर दोनों स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ने कानून बना दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लिस्ट की बात करी, एक यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिस पर पार्लियामेंट कानून बनाती है, एक रेसिड्यूरी की बात करी जो किसी भी लिस्ट में नहीं है तो उस पर भी पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। एक हमने बात करी कंकरेंट लिस्ट की, जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है और पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, ठीक है। तीसरा जो लिस्ट होता है वो होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बना सकती है, ठीक है ना, उस पर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती जनरली, ठीक है, बट एक्सेप्शंस भी हैं उसको, उसके बारे में हम देख रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, अंडर द फॉलोइंग 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो उस पर स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बनाएगी, ठीक है, बट कुछ 5 तरह के एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट देखते हैं कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। व्हेन राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, ठीक है, जब राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे, ठीक है, और पार्लियामेंट को अलाउ कर दे कि हाँ आप स्टेट लेजिस्लेचर पे कानून बना दो, देन पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ठीक है। वो राज्यसभा भी बना दे या फिर लोकसभा भी बना दे, ठीक है, बट राज्यसभा उसका रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर देती है कि आप जो है स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकते हो, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ठीक है। बिकॉज वाई राज्यसभा का रेजोल्यूशन क्यों चाहिए? बिकॉज राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे वैसा तो फिर पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पर ही, लेकिन तभी बनाएगी जब रेजोल्यूशन पास हुआ है ना। जनरली नहीं बनाती है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पे या फिर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून नहीं बनाती है, बट ऐसा रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया जाए राज्यसभा द्वारा तो बनाएगी। व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इज ऑपरेशन, ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है ना, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, फिर सेंटर जो होता है वो पावरफुल हो जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है नेशनल इमरजेंसी में,
ठीक है, तो वो फिर किसी की बात नहीं मानेगी, स्टेट लेजिस्लेचर पर भी कानून बना सकती है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी है तो स्टेट लेजिस्लेचर पे कानून बना सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, तीसरा क्या सर्कमस्टांस है, व्हेन 2 और मोर स्टेट्स मेक अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट। ठीक है, 2 से ज़्यादा स्टेट्स, ठीक है ना, 2 स्टेट्स हो जाएं या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स अगर एक साथ रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना दो, ठीक है, तो वो कानून पार्लियामेंट बना सकती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे तभी, सिंगल स्टेट के रिक्वेस्ट करने से पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स होने चाहिए। व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल अग्रीमेंट और ट्रीटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज साइन किए जाते हैं देश द्वारा। ठीक है, तो फिर ऐसे किसी अग्रीमेंट्स को या ट्रीटी को इफेक्ट देना हो, ठीक है, अगर उसको इफेक्ट देना हो एंड स्टेट लिस्ट पर कानून बनाना जरूरी हो उसके लिए, देन पार्लियामेंट उस पर बिना पूछे किसी से पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ठीक है, व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन ऑपरेशन इन द स्टेट। ठीक है, तीसरा इमरजेंसी ये भी होता है कि प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लग सकता है, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है ना तो उस स्टेट के लिए स्पेशली स्टेट लिस्ट पे कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। नाउ पार्लियामेंट मेक लॉज इन स्केलेटन फॉर्म एंड ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ। दिस इज नॉन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट फॉर इट्स एग्जामिनेशन। ठीक है, जनरली ये कह ये रहा है कि जो पार्लियामेंट होती है वो स्केलेटन फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, ठीक है, रॉ फॉर्म में ऐसे ही जनरल ओवरव्यू लेके कानून बना देती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होता है। स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं कानून के, ठीक, पार्लियामेंट उन्हीं प्रिंसिपल्स का, ऑब्जेक्टिव्स का, है ना, और डिटेल्स का यूज़ करके पार्लियामेंट कानून बनाती है। ठीक है ना, लेकिन वो स्केलेटन फॉर्म में होता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं होता है कि कौन क्या करेगा, है ना, रॉ फॉर्म में होता है। तो उसके बाद उसको इफेक्ट देने के लिए जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं उस कानून को इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, और उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को, नोटिफिकेशंस को, ठीक है, हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं ना उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। क्यों ये किया जाता है, बिकॉज ओरिजिनल जो लॉ है पार्लियामेंट का उसको इफेक्ट देना है, उसको लागू करना है। ठीक है, अगर उसको लागू करने के लिए कुछ रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाने हैं तो उसको एग्जीक्यूटिव बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हम बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के रूल्स को पार्लियामेंट फिर एग्जामिन भी करती है कि आपने कैसा बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट देख लेगी एक बार, बट एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। दूसरा रोल होता है पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी करती है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। हेंस the parliament exercises control over the executive through question hour, 0 hour, half an hour discussions, short duration discussions, calling attention motion, adjournment motion, no conference motion, censure motion and other discussions। ठीक है, क्या एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे रिलेटेड कोई रोल कर रही है ना, उनसे रिलेटेड कोई पावर्स एक्सरसाइज कर रही है पार्लियामेंट, तो उसको हम पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव पावर बोलेंगे। ठीक है, ये साफ सी बात है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होंगे, है ना, जैसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए इन जनरल, ठीक है, लोकसभा के लिए पर्टिकुलर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव्स पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, वैसे कोई अलग से एग्जीक्यूटिव नहीं आते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे वो पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं या फिर लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, बट किसी ना किसी एक हाउस के वो मेंबर तो होने चाहिए, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चूंकि पार्लियामेंट जो होता है वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर दी एग्जीक्यूटिव। कैसे कर लेती है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव उसी का पार्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है, उनसे सवाल पूछती है। ठीक है, क्वेश्चन आवर होते हैं, उस पर जो मेंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं। 0 आवर में सवाल पूछा जाता है। हाफ एन आवर डिस्कशंस होते हैं, उसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें आती हैं, है ना, कोई भी मैटर उस पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी होता है। ठीक है, उस पर मोशन अगर पास करना है आपको उसके अगेंस्ट में या फेवर में, तो उसके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, फिर एडजॉर्नमेंट मोशन होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पास हो जाए तो एग्जीक्यूटिव ही रिजाइन कर देंगे। ठीक है, सेंसर मोशन, अदर डिस्कशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके पार्लियामेंट उन पर अपना एक्सरसाइज रखती है, उन पर अपना कंट्रोल उन पर बनाए रखती है।
ठीक है। पार्लियामेंट की कुछ और कमिटीज़ भी होती हैं, जैसे कमिटीज़ ऑन गवर्नमेंट असोरेंसेज, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पटिशंस। तो इन कमिटीज़ का भी यूज़ करके जो है एक्सरसाइज करती है अपने पावर को पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। हमने बात करी थी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि लोकसभा में उनको जवाब देना पड़ता है अपने कामों के लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी रिमूव बाय द लोकसभा बाय पासिंग ए नो कॉन्फ्रेंस मोशन, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही है कि कैसे कंट्रोल करती है। बेसिकली अगर नो कॉन्फ्रेंस मोशन पास कर दिया लोकसभा ने, देन सरकार ही गिर जाएगी, ठीक है। तो इतना कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। Therefore, the first function of the parliament can be said to be to select a group which to form a government, support and sustain it in power so long as it enjoys the confidence, and to expel it when it ceases to do so, and leave it to the people to decide at the next general election, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है वो है एक ग्रुप को सेलेक्ट करना, ठीक है, और उसको सपोर्ट करना, सस्टेन करना कि वो सरकार बनाए रखे। कैसे? बेसिकली जो लोकसभा में मेंबर्स जीत के आते हैं या फिर राज्यसभा में मेंबर्स जीत के आते हैं वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का शपथ लेते हैं, ठीक है। मिनिस्टर वही बनते हैं, वो अपने एक हेड को रखते हैं जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये भी तो पार्लियामेंट का ही ग्रुप है, तो वही पार्लियामेंट का ग्रुप जो है सरकार बनाती है, ठीक है। और पार्लियामेंट उसको सपोर्ट भी करती है, सस्टेन भी करती है कि आप सरकार में बने रहें। अदरवाइज अगर पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं करे तो फिर सरकार भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जब तक वो ग्रुप जो है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, उनका कॉन्फिडेंस है लोकसभा के अंदर, वो मेजोरिटी में है, तब तक सरकार बनी रहेगी। जब कॉन्फिडेंस खत्म होगा पार्लियामेंट अपने आप उनको एक्सपेल कर देगी, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे, फिर लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से मेंबर्स पार्लियामेंट में जाएंगे और कौन सी सरकार बनेगी। नाउ तीसरे पावर्स की हम बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। नो टैक्स कैन बी लिवाइड और कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। Hence, the budget is placed before the Parliament for its approval. The enactment of the budget by the Parliament legalizes the receipt and expenditure of the government for ensuing financial year. The Parliament also scrutinizes government spending financial performance with the help of its financial committee. These include Public Account Committee, Estimate Committee and Committee on Public Undertakings. ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है कभी भी पार्लियामेंट के अप्रूवल के पैसा खर्चा नहीं कर सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और ना ही कोई टैक्स लगा सकती है जब तक कि पार्लियामेंट उस पर कानून ना बना दे, ठीक है। पार्लियामेंट कानून बनाएगी तभी टैक्स जो है, पार्लियामेंट कानून बनाएगी तभी टैक्स जो है लगाए जा सकते हैं और जो खर्चा है वो किया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जो बजट पेश करवाती है पार्लियामेंट, है ना, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं। तो प्रेसिडेंट बजट पेश करवाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, फिर पार्लियामेंट उसको इनेक्ट करती है, ठीक है। और तभी पैसा उसको ज़रूरत है गवर्नमेंट को तो मिलता है, या फिर रिसिप्ट से एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं फाइनेंशियल ईयर में वो गवर्नमेंट को अलाउ किए जाते हैं, ठीक है। और पैसा इशू हो भी गया तब भी उसका कैसे खर्चा हो रहा है, ठीक है, और उसको कैसे स्पेंडिंग हो रही है उसको स्क्रूटनाइज भी करती है पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट ऑल्सो स्क्रूटनाइजेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। जो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, फाइनेंशियल कमिटीज़, वो देखती रहती हैं कि फिर आपने कहाँ खर्चा किया और क्या किया पैसे का, ठीक है। कौन कौन से फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं? वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन फाइनेंशियल कमिटीज़ के बारे में भी वहाँ पर हम पढ़ेंगे। Therefore, the parliamentary control over the executives in financial matter operates in two stages, ठीक है, बजटरी कंट्रोल एंड पोस्ट बजटरी कंट्रोल, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल मैटर्स में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना होता है पार्लियामेंट दो तरह से कंट्रोल करती है। एक तो बजटरी कंट्रोल, बजट पेश करवाएगी फिर उसको पास करेगी, देन ही आप खर्चा कर सकते हो। और दूसरा होता है पोस्ट बजटरी कंट्रोल, यानी कि बजट पास हो जाने के बाद भी जो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं वो देखती रहती हैं, तो ये पोस्ट बजट कंट्रोल हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट ग्रांट्स मनी टू द गवर्नमेंट फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। इफ द ग्रांटेड मनी इज नॉट स्पेंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देन द बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस प्रैक्टिस इज नॉन एज रूल ऑफ लैप्स, ठीक है। बजट को इनेक्ट करते समय हमने अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया था। अप्रोप्रिएशन बिल पास करने का मतलब है कि जो भी फंड हैं गवर्नमेंट के वहाँ से पार्लियामेंट अलाउ कर रही है कि आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, बिकॉज एक साल के लिए ही बजट आता है, हर साल बजट पेश होता रहता है पार्लियामेंट में, तो एक साल के लिए पार्लियामेंट अलाउ करती है इतना फंड आपको हम दे रहे हैं, आप खर्चा कीजिए, ठीक है। जो भी फंड इशू किया है पार्लियामेंट ने, ठीक है, अलाउ किया है, अगर वो खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो जो भी बैलेंस मनी होती है वो फिर वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली आती है, ठीक है। वो एक बार इशू हो गई तो खर्चा होनी चाहिए, नहीं खर्चा हुई है तो फिर वापस रिटर्न हो जाएगी। इसको हम रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है
The observance of this rule leads to the heavy rush of expenditure towards the close of the financial year. This is popularly known as March rush. ठीक है, अब गवर्नमेंट को तो पता है कि जब हम खर्चा नहीं करेंगे जो भी पैसा इशू हुआ है, ठीक है, तो वापस चला जाएगा पैसा, इसलिए मार्च के एंड में जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट खूब पैसा खर्चा करती है, जो भी बचा हुआ पैसा रहता है खूब खर्चा करती है, बिकॉज गवर्नमेंट जानती है कि वो वापस हो जाएगा पैसा अगर नहीं खर्च किया तो। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा खर्चा होता है मार्च के एंड में, उसको हम मार्च रस बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस। द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील ऑफ एनी प्रोविजन। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी पार्लियामेंट ला सकती है, ठीक है, और उस बिल को पास करके पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है। ठीक है, कैसे कैसे संशोधन होता है, कुछ प्रोविजंस में कुछ ऐड कर देगी, ठीक है, कुछ वेरिएशन कर देगी, और क्या फिर किसी प्रोविजन को वो रिपील भी कर सकती है, हटा भी सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। और भी काफ़ी डिटेल दे रखी है पार्लियामेंट चैप्टर में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में, बट वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज अमेंडमेंट के लिए एक स्पेशल चैप्टर भी लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम भी उस चैप्टर में पढ़ेंगे। जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस हम देख लेते हैं, कौन कौन से जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस हैं। ठीक है, इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, तो सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होना चाहिए। ठीक है, और जब यही ग्राउंड अगर होगा, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया होगा, देन उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस कहाँ शुरू होता है, किसी कोर्ट में होता है, नहीं, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये एक जुडिशियल काम है और पार्लियामेंट करती है, इसीलिए हम पार्लियामेंट का इसको जुडिशियल पावर बोलते हैं। इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट हटा सकती है। इट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर चीफ जस्टिस हों, ठीक है, हाई कोर्ट के जज हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, CAG हों यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको रिमूव कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, बट इनको रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट रिकमेंड कर सकती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, कि आप इनको रिमूव कर दो। तो ये भी एक जुडिशियल पावर हो गई पार्लियामेंट की। इट कैन पनिश द मेंबर्स और आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो या फिर कोई आउटसाइडर हो, ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को वो ब्रीच करता है या फिर पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट करता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसको पनिश कर सकती है। नाउ सिक्स्थ है इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस। द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। द लोकसभा इलेक्ट्स इट्स स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन। ठीक है, हम जानते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उसमें चेयरमैन हो गए, डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इन सब का इलेक्शन जो कौन कराता है, पार्लियामेंट ही कराती है, तो ये इलेक्टोरल फंक्शन हो गया। ठीक है, साथ साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके इलेक्शन में भी पार्लियामेंट भाग लेती है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी मेंबर्स आके वोट करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस होगी। कुछ और पावर्स एंड फंक्शंस है। इट सर्व्स एज द हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी इन द कंट्री। इट डिस्कसेस वेरियस इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, कोई भी इशू हो, चूँकि इंडियन पार्लियामेंट जो है पूरे देश के लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, इंडिया के लिए, तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस में कोई मैटर हो या फिर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, दोनों को डिस्कस कर सकती है। इट अप्रूव्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 तरह के जो इमरजेंसीज होते हैं इनको अप्रूव भी कौन करता है, तो पार्लियामेंट ही अप्रूव करती है। इट कैन क्रिएट और अबॉलिश अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि अपर हाउस लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट के अंदर, सेम लेजिस्लेटिव असेंबलीज या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, वो भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, सारे स्टेट्स में नहीं है, बट अगर कोई स्टेट में है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों है। अगर लोअर हाउस चाहती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, तो वो रेकमेंड कर देगी पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकती है, हटा सकती है। या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कहती है कि हमारे यहाँ जो है आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इस्टेब्लिश कर दो, तो उसको इस्टेब्लिश भी कर सकती है पार्लियामेंट। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड चेंज द नेम ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बिल्स को पास करा के किसी भी एरिया को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, ठीक है, स्टेट्स के नेम को भी चेंज कर सकती है। इतनी पावर्स रखती है इंडियन पार्लियामेंट। It can regulate the organization and jurisdiction of the Supreme Court and High Court and can establish a common High Court for 2 or more states। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का
ठीक है, जो भी ज्यूरिस्डिक्शन होता है उसको रेगुलेट भी कर सकती है पार्लियामेंट, है ना। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है न्याय क्षेत्र, कहाँ कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केसेस को सुन सकते हैं, ठीक है। उसको इंक्रीज कर सकती है उस ज्यूरिस्डिक्शन को, और उसको डिक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। साथ साथ ही अगर चाहती है पार्लियामेंट कि 2 स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट हो तो उसको भी इस्टेब्लिश कर सकती है इंडियन पार्लियामेंट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। पोजीशन ऑफ राज्यसभा हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, ठीक है। उनके पावर्स में क्या डिफरेंस है और उनके एग्जिस्टेंस जो है उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों ही रखा गया है राज्यसभा को। हमने देखा कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे मनी बिल के केस में देखा कि राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती, रिपील नहीं कर सकती, है ना। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। तो फिर राज्यसभा क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि दोनों के पावर्स में डिफरेंस क्या है दोनों हाउसेस के, ठीक है। तो पहला हम ये देख रहे हैं कि इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा, ठीक है। यानी कि राज्यसभा की पावर्स कहाँ कहाँ तक लोकसभा से इक्वल है, ठीक है। मतलब किस किस केस में लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल के केस में हमने देखा था कि लोकसभा की और राज्यसभा की पावर्स इक्वल हैं, ठीक है। लोकसभा पास करे और राज्यसभा पास करे, दोनों पास करने चाहिए तभी ऑर्डिनरी बिल पास होता है, ठीक है। तो पावर्स तो इक्वल हैं ऑर्डिनरी बिल के केस में। और कहाँ कहाँ इक्वल हैं, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल होती हैं, दोनों को पास करना होगा तभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड हो पाएगा, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों हाउसेस में उसके ऊपर, तो फिर जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल पावर्स है। थर्ड, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ अ फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमने फाइनेंशियल बिल की बात करी थी, वो भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास होता है। तो चूंकि ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होता है इसलिए राज्यसभा और लोकसभा की उसमें इक्वल पावर्स हैं। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को हटाना हो, उनका इलेक्शन करना हो या फिर इम्पीचमेंट करना हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, दोनों की पावर्स सेम है। इलेक्शंस एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में और रिमूवल में दोनों की पावर्स सेम है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की हम बात करें, ठीक है, तो हाउएवर द राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ही इज रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो तब तो लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर दे कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को वो राज्यसभा रिमूव कर सकती है। क्यों इस राज्यसभा के पास पावर है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा से कनेक्टेड होते हैं। दैट्स वाई राज्यसभा एलोन जो है इनिशिएट कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को, और लोकसभा सिर्फ उसको सिंपल मेजोरिटी से मान जाए, बस अप्रूव कर दे, ठीक है। बस तो रिमूवल हो ही जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। 6, मेकिंग recommendations to the president for removal of chief justice, a supreme court judge, high court, chief election commissioner and comptroller and auditor general, ठीक है। पार्लियामेंट रेकमेंड करती है प्रेसिडेंट के पास कि जो भी चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उनको रिमूव करना है तो वो जो रिकमेंडेशन होगा उसमें राज्यसभा भी इन्वॉल्व होगी और लोकसभा भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दोनों की पावर सेम है। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्डिनेंसेस को भी अप्रूव दोनों हाउसेस मिलकर करती हैं, ठीक है। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ने 3 तरह के इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंट रूल होता है, नेशनल इमरजेंसी होती है और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना है तो फिर दोनों हाउसेज अप्रूव करेंगे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अदरवाइज़ एक भी नहीं मानी, ठीक है, एक भी हाउस अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो अप्रूव ही नहीं होगा, ठीक है। Selection of ministers including the prime minister under the constitution, prime minister can be a member of either house of parliament, irrespective of their membership they are responsible only to the Lok Sabha, ठीक है। मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करना हो तो भी जो है लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स है। हमने बात करी थी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं और लोकसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। हालांकि एक बार एग्जीक्यूटिव बन गए तो फिर वो सिर्फ लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट दोनों हाउसेज के मेंबर वो हो सकते हैं, ठीक है। Consideration of report of the constitutional bodies like फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये जो कमीशंस हैं या फिर CAG हैं वो रिपोर्ट्स जारी करते हैं अपने अपने जो भी वर्क उनका अलॉटेड है
उससे रिलेटेड रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। तो उन रिपोर्ट्स को कंसीडर कौन करता है, तो पार्लियामेंट करती है, और कंसीडर करने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर्स इक्वल हैं, दोनों कंसीडर कर रही होती हैं। एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों इन्वॉल्व होंगे। सेम चीज़ यूपीएससी के साथ भी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल नहीं है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा इक्वल पावर्स नहीं रखती हैं, या तो लोकसभा पावरफुल है या फिर वहाँ पर राज्यसभा पावरफुल है। फर्स्ट, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा, ठीक है। हमने बात करी थी मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, और सिर्फ लोकसभा ही पास कर दे तो वो पास भी हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, 14 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना होता है, रिकमेंडेशन करके रिटर्न करे या फिर नहीं करे, ठीक है। और लोकसभा बाध्य भी नहीं है कि वो रिकमेंडेशन को माने, ठीक है। लोकसभा जो है रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है जो भी रिकमेंडेशंस आई हुई हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पास करती है राज्यसभा मनी बिल को, तो लोकसभा पास करके उसको अलाउ कर देगी, ठीक है। वैसे ही हमने फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की बात करी थी, उसको भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 110 में मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और टाइप 1 जो फाइनेंशियल बिल होता है उसमें मनी बिल्स के भी प्रोविजंस होते हैं। दैट्स वाई वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनइक्वल पावर्स हैं इन दो केसेस में, ठीक है। और कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं राज्यसभा की जो लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। हमने बात करी थी कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है, बट अगर राज्यसभा अप्रूव कर दे, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर पर ही, ठीक है। ये स्पेशल पावर लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा रेजोल्यूशन पास करके स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बना सकती है, लेकिन राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर दे तो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाया जा सकता है किसी भी हाउस के द्वारा। दूसरा, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया एंड IFOS हो गया, ठीक है। तो इन 3 सर्विसेज के बारे में, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इन 3 सर्विसेज को और भी आपको क्रिएट करना है, इससे ज़्यादा भी सर्विसेज आपको क्रिएट करनी है ऑल इंडिया। उसको क्रिएट करने के लिए राज्यसभा ही रेजोल्यूशन पास करती है, सिर्फ लोकसभा का रेजोल्यूशन पास करने से वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 स्पेशल पावर्स हैं। दूसरा हमने देख लिया, तीसरा देखते हैं। इट कैन अलोन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा एंड नॉट इन द लोकसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का जो रेजोल्यूशन होता है वो सिर्फ राज्यसभा में ही आता है, लोकसभा में नहीं आता है, ठीक है। चौथा, इफ अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसीज or the president rule of financial emergency at the time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of the Lok Sabha takes place within the period allowed for its approval, then the proclamation can remain effective even if it approved by the Rajya Sabha alone, ठीक है। लेट से जो भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या फिर प्योर नेशनल इमरजेंसी हो, ठीक है, उसको दोनों हाउसेज अप्रूव करती हैं तभी नेशनल इमरजेंसी लगी रहती है, ठीक है। राज्यसभा अप्रूव करेगी और लोकसभा अप्रूव करेगी। लेकिन अगर जो समय दिया गया है अप्रूवल के लिए, इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए जो भी समय दिया गया है, ठीक है, अगर उस समय के अंदर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिना अप्रूव किए, ठीक है, तो राज्यसभा उसको अप्रूव कर देगी। सिर्फ राज्यसभा के अप्रूवल से भी वो नेशनल इमरजेंसी लगी रह सकती है, ठीक है। तो ये स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास, ठीक है। वो सिर्फ अप्रूव कर दे तो नेशनल इमरजेंसी सिर्फ उसके अप्रूवल पर भी रन कर सकती है। It is clear that the position of Rajya Sabha in our constitutional system is not as weak as that of the House of Lords in British constitutional system, nor as strong as that of the Senate in the American constitutional system, ठीक है। बेसिकली हमारे राज्यसभा का जो भी पावर्स हैं वो उसको अमेरिका से और ब्रिटेन से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट होती है वो एक सोवरेन बॉडी है, ठीक है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी है। सोवरेन बॉडी का मतलब अपने डिसीजंस खुद लेती है, ठीक है, अपनी स्वयंभू होती है, मालिक होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर होती है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बिना किसी से पूछे अमेंड कर सकती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ठीक है। तो वहाँ पर जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसकी पावर काफ़ी वीक है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो लोअर हाउस है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। वो सोवरेन बॉडी बना देता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है या रिपील कर सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ही वीक पावर है जो अपर हाउस है, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हमने दे रखी है अपने राज्यसभा को,
ठीक है। तो ऐसा कंपैरिजन है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, ठीक है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी अपर हाउस है, ठीक है, और उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना अमेरिका की अपर हाउस है, जिसको हम सीनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया हुआ है ताकि हम अच्छे से चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं यूटिलिटी ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को आखिर रखा क्यों गया है? इट्स यूटिलिटी इज सपोर्टेड इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इट चेक द हैस्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन मेड बाय द लोकसभा बाय मेकिंग प्रोविजन ऑफ रिवीजन एंड थॉट, ठीक है। हैस्टी लेजिस्लेशन जो होते हैं उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करती है ताकि लोकसभा उसको पास ना कर पाए। दैट्स वाई राज्यसभा को रखा गया है। जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया, उसको राज्यसभा भी अप्रूव करेगी तभी वो एक्ट बनेगा। It facilitates giving representation to the eminent professionals, experts who cannot face direct election. The president nominates 12 such members to the राज्य सभा। हमने बात करी थी कि राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है और लोकसभा में भी नॉमिनेशन होता था, लेकिन 2020 के बाद उसको एबॉलिश कर दिया गया। राज्यसभा में जो 12 एमिनेंट मेंबर्स होते हैं, जो जिनका एक स्पेशल एक्सपर्टीज़ है किसी भी फील्ड में, उनको नॉमिनेट करा जाता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। वो ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत है पार्लियामेंट को, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़के आते हैं, उनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर लिया जाता है। तो राज्यसभा में ही एमिनेंट लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ये भी यूटिलिटी है राज्यसभा की, ताकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको भी कानून बनाने में यूज किया जा सके, ठीक है। इट मेंटेन्स द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर, ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं कि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो फेडरल जो इक्विलिब्रियम है इंडिया में, उसको बनाए रखती है राज्यसभा, ताकि स्टेट्स की भी बातें सुनी जाए, सिर्फ यूनियन ही अपनी मनमानी न करे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, ठीक है। प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि किसी को आप स्पेशली ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज वो पार्लियामेंट का मेंबर है। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं? बेसिकली पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट की कमिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। जैसे जो भी मेंबर्स हैं उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसे ही बिना पार्लियामेंट से पूछे, या फिर उनको आप कोर्ट में गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं बुला सकते, उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते, ठीक है। पार्लियामेंट में मेंबर जो भी बोलता है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो इम्यूनिटीज़ हैं, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उनका, जो राइट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देख लेते हैं। 2 तरह की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं, एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेज और दूसरी होती है इंडिविजुअल प्रिविलेज, ठीक है। कलेक्टिव प्रिविलेज का मतलब हुआ एज अ होल हम देख रहे हैं, ठीक है, पूरे मेंबर्स का प्रिविलेज हम देख रहे हैं, और इंडिविजुअल प्रिविलेज का मतलब किसी एक मेंबर के प्रिविलेज को हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज की। द प्रिविलेज बिलोंगिंग टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली, ठीक है, दोनों को कलेक्टिवली हम देख रहे हैं। It has the right to publish its report, debate and proceedings, and also rights to prohibit other from publishing the same. 44th Amendment Act of 1978 restored the freedom of press to publish 2 reports of the parliamentary proceedings without prior permission of the House, but this is not applicable in case of a secret sitting of the House. ठीक है, बेसिकली पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकती है, अपने डिबेट्स को, अपने प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास ये भी राइट है कि वो दूसरों को रोक सकती है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश न करें, ठीक है, वो रोक भी सकती है। बट 44वां अमेंडमेंट एक्ट में जो 1978 में आया था, उसने प्रेस के फ्रीडम को बनाए रखा और उसको अलाउ किया प्रेस को। बट जब हाउस सीक्रेट सीटिंग करे, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है, प्रेस बिना पूछे पब्लिश नहीं कर सकती किसी भी सीक्रेट सीटिंग को, ठीक है ना। तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज है, ठीक है, कलेक्टिवली पार्लियामेंट इसको इम्पोज कर सकती है इन रिस्ट्रिक्शंस को, या फिर प्रोहिबिट कर सकती है, या फिर अलाउ कर सकती है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। It can exclude strangers from its proceedings and hold a secret sitting to discuss some important matter, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये भी है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी बाहरी व्यक्ति को पार्लियामेंट से हटा सकती है, निकाल सकती है, पार्लियामेंट की जो भी बिल्डिंग है वहाँ से हटा सकती है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट सीक्रेट सिटिंग कर रही है तो वहाँ पर भी वो सीक्रेट सिटिंग कर सकती है बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए, ठीक है ना। It can make rules to regulate its own proceedings and conduct its business and to adjudicate upon the such matters, ठीक है ना। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि अपने प्रोसीडिंग के रूल्स को खुद ही बना देगी, ठीक है ना, अपने बिजनेस को खुद ही कंडक्ट करेगी, किसी से उसको पूछना नहीं है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहे। ये प्रिविलेजेस इसीलिए दिए गए हैं ताकि इंडिपेंडेंस बनाए रखा जाए पार्लियामेंट का, ठीक है। इट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज, इट्स कंटेम्प्ट बाय रेप्रिमेंड, एडमोनिशन और इम्प्रिजनमेंट और सस्पेंशन और एक्सपल्सन इन केस ऑफ ए मेंबर, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उसके प्रिविलेजेस को कोई भी ब्रीच करता है, वो चाहे मेंबर हो पार्लियामेंट का या फिर कोई आउटसाइडर हो,
तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उसको वो पनिश कर सकती है। ठीक है, पनिशेस में अगर मेंबर है तो उसको एक्सपेल कर देगी या फिर सस्पेंड कर देगी, फिर जेल में भी डाल सकती है, ये सारे काम कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट, रिलीज ऑफ ए मेंबर। ठीक है, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है, ठीक है, और उस मेंबर को अगर अरेस्ट कर लिया गया है या फिर उसको डिटेन कर लिया गया है या फिर उसको जेल में डाल दिया गया है, इन्फ्रिजनमेंट कर दिया गया है या फिर कोई सजाए दिया गया है, ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसको जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग वो मांग सकती है कोर्ट से। ठीक है, और उस कोर्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड सेंड फॉर रेलिवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, इंक्वायरीज करा सकती है पार्लियामेंट किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, और विटनेस का अटेंडेंस को भी मेंटेन कर सकती है, उसको रोक भी सकती है, अलाउ भी कर सकती है। ठीक है, रेलिवेंट पेपर्स को, रिकॉर्ड्स को भेज सकती है। द कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट की कोई भी हाउस हो या फिर कोई भी कमेटी हो, ठीक है, उस पर भी कोई भी इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट प्रोहिबिटेड है, कोर्ट पार्लियामेंट्री मैटर में घुसता ही नहीं है। ठीक है ना, नो मैटर्स इधर मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड और नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रिंस्टिंक्ट ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर, स्पेशली ये अगर बिल्डिंग है तो इसके अंदर किसी भी मेंबर को, या फिर वो मेंबर हो पार्लियामेंट का या फिर नहीं हो, इसके अंदर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते हो, किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी लीगल प्रोसेस, ठीक है, सिविल हो या क्रिमिनल हो, आप नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको ऐसा करने के लिए न कहें। ठीक है, तो हाउस के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मालिक हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज के बारे में। इंडिविजुअल क्या प्रिविलेज है, किसी एक मेंबर का क्या प्रिविलेज है। They cannot be arrested during the session of the parliament and 40 days before the beginning and 40 days after the end of the session. This privilege is available only in the civil case and not in the criminal case or preventive detention case. ठीक है, बेसिकली पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो, अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट के सेशन होने से 40 दिन पहले तक और पार्लियामेंट के सेशन ख़त्म होने से 40 दिन बाद तक उस मेंबर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी सिविल केस में। ठीक है ना, अगर क्रिमिनल केस हो तो अरेस्ट हो सकता है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस हो तो अरेस्ट हो सकता है, बट सिविल केस हो तो उस मेंबर को इन टाइम के बीच में आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेज है उस मेंबर का। They have the freedom to speech in the parliament. No member is liable to any proceeding in any court or anything said or any vote given by him in the parliament or its committees. ठीक है, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो, पार्लियामेंट के हाउस के अंदर वो कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी जवाब दे, किसी भी तरह का वोट करे, उसका कमेटी का कोई मेंबर हो, उसके कमेटी का भी कोई भी मेंबर हो, कुछ भी बोले, कहीं भी वोट दे, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के लिए कोर्ट में उसको सुनवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल प्रिविलेज होती है। एक मेंबर जो होता है पार्लियामेंट का या फिर उसके कमेटी का, वो कुछ भी बोल सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है ना, They are exempted from the jury service. They can refuse to give evidence or appear as a witness in a case pending in a court when parliament is in session. जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जो है उसको आप कोर्ट में कभी भी एविडेंस या अपीयर होने के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं जूरी सर्विस के लिए। जब पार्लियामेंट सेशन में है तो उसका कोई भी मेंबर कोर्ट जाने से मना कर सकता है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। ठीक है, पार्लियामेंट कैन पनिश एनी इंडिविजुअल और अथॉरिटी फॉर इट्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, हमने बात करी प्रिविलेजेस की, इसको कोई भी ब्रीच करता है तो पार्लियामेंट किसी भी मेंबर को, इंडिविजुअल हो या अथॉरिटी हो, स्ट्रेंजर हो या मेंबर हो, किसी को भी पनिश कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सोवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सोवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता, है ना। सोवरेंटी का मतलब संप्रभुता, यानी कि कोई भी डिसीजन वो खुद से ले। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए किसी का भी दबाव ना हो पार्लियामेंट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट की सोवरेंटी। पार्लियामेंट के पास संप्रभुता है, पार्लियामेंट अपना डिसीजन खुद ले सकती है, किसी भी आउटसाइडर के बारे से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति से या अथॉरिटी से बात करने की, किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट की सोवरेंटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं पार्लियामेंट के सोवरेंटी के बारे में। इंडियन जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी है या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द सुप्रीम पावर इन ग्रेट ब्रिटेन लाइज विद द पार्लियामेंट। देयर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन। जैसे हमने पहले ही बात करी, और हम जानते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटी है हमारे यहाँ की, है ना, इंडिया की जो पॉलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच करती है ब्रिटेन से, बिकॉज ब्रिटिश यहाँ पे राज करके गए थे, तो उन्हीं की पॉलिटी यहाँ भी हम मोस्टली फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो सोवरेंटी है पार्लियामेंट की वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही कंसेप्ट है। हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की, उसके पास सुप्रीम पावर है। ठीक है ना, उससे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है पार्लियामेंट के
पास जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी जुरिस्डिक्शन से। ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, हटा भी सकती है, ठीक है, तो इतनी पावर्स है। तो वहीं से ये सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट का कंसेप्ट आया हुआ है। अब देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट के पास क्या सोवरेंटी है, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट on the other hand cannot be regarded as a sovereign body in the similar sense as there are legal restrictions on its authority and jurisdiction, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट है और जानने वाली भी चीज़ है। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है, इंडियन पार्लियामेंट के पास संप्रभुता नहीं है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट से ऊपर है इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट से ऊपर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट को काम करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जहाँ पर लिमिट किया हुआ है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट वहाँ पर काम नहीं करती है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट पे दिया गया है, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट पे हमेशा पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी, ठीक है, पार्लियामेंट कानून बनाएगी ही नहीं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है, बट जनरली पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। बट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्शन है। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करती है इंडियन पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द फैक्टर्स दैट लिमिट द सोवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक। इंडियन पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो है लिमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। रिटेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन ऑपरेट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चूंकि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख रखा है कि किस हद तक जो है पार्लियामेंट काम करेगी, तो ये एक फैक्टर हो गया जो लिमिट करता है पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पर खुद ही लिमिट लगा रखा है कि जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं सिर्फ पार्लियामेंट उन्हीं पर काम करेगी। दूसरा है फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में जो गवर्नमेंट चलती है वो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी सेंटर और स्टेट की बात आती है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर की बात आती है, तो इसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट भी है और यूनियन भी है। नाउ द यूनियन एंड स्टेट्स बोथ हैव टू ऑपरेट विद इन द स्फीयर अलॉटेड टू देम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनियन और स्टेट अपने अपने अलॉटेड स्फीयर में ही काम करती है। जैसे यूनियन लेजिस्लेचर को अगर कानून बनाना है, पार्लियामेंट को कानून बनाना है, तो यूनियन लिस्ट पे बनाएगी और काम भी करेगी वो यूनियन लिस्ट पे, और स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाना है या काम करना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो स्टेट लिस्ट पर काम करेगी, ठीक है। तो अपने अपने स्फीयर्स में काम करते हैं, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फैक्टर है जो लिमिट करता है पार्लियामेंट को, बिकॉज पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बना सकती, ठीक है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट अवॉइड एंड अल्टर वॉइस, ठीक है, दे कॉन्ट्रवीन एनी इफ दे कॉन्ट्रवीन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, और उसको कॉन्ट्रवीन अगर करता है किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको नल एंड वॉइड भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कानून को देखना, ठीक है ना, देख के बताएगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट्री लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी एक लिमिट है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के ऊपर, ठीक है। नाउ फोर्थ है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 13 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग अ लॉ दैट ईदर टेक अवे टोटली और एब्रोगेट इन पार्ट ऑफ ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। आर्टिकल 13 एक्चुअली लॉ को जो डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट को या फिर उसके किसी भी पार्ट को वायलेट करता हो, ठीक है ना, या फिर किसी फंडामेंटल राइट को वो छीनता हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, बिकॉज काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर को हमने करा, ठीक है। एक एक पॉइंट को, एक एक नुआंसेस को हमने अच्छे से समझा, बिकॉज ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो लगभग 5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हमने करा, ठीक है ना, काफ़ी डिटेल में करा है। अगर आप नहीं देखा है लेक्चर को आपने, तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो जाके। सो थैंक यू सो मच। फिनिश्ड चैप्टर, फिनिश्ड हियर, है ना। हैव फन और यू ट्रूली। माय नेम इज हर्ष। थैंक यू।